गुड आफ्टरनून। और ऊपरी लेवल से बाजार आज फिर हल्का होता दिखाई दे रहा है, तो क्या होगी आपकी रणनीति, उस पर करेंगे बातचीत। नमस्कार, मैं हूं हर्षता, मेरा साथ देंगे वीरू। शुरुआत तो ठीक थी और लगा था कि आज थोड़ी सी सिचुएशन बेहतर होगी, लेकिन 21,749 को छुआ और उसके बाद फिसला है। अब ये बताइए, ये आज कौन से लेवल के ऊपर क्लोज होना इंपॉर्टेंट है इस ट्रेंड को पॉजिटिव बनाए रखने में? बिल्कुल। गुड आफ्टरनून हर्षदा, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि स्विंग अच्छे मिले। हर्षदा, आपका जो प्रश्न का दूसरा पार्ट था वो इंटरेस्टिंग था और क्रिटिकल था और इंपॉर्टेंट था कि किस लेवल के ऊपर अगर ये क्लोज हो जाए तो ये अच्छा क्लोज होगा। देखिए सुबह हर्षदा मैंने लेवल्स की बात की थी, कल 610 जैसे ही निकला हम डे हाई पे क्लोज हुए। आज 710 निकला तो हम 645-49 तक गए, 745-49 तक गए। डॉक्टर साहब सुबह के जरा वो पॉइंट्स लेके आइएगा। ट्रेड मेरे को हर्षदा विद आई थिंक पॉसिबिलिटीज ऑफ अपस्विंग एंड डाउनस्विंग इन निफ्टी आईटी लग रही थी निफ्टी में ही। जरा प्लीज सुबह के लेवल्स लेके आइएगा, बेस नहीं रेजिस्टेंस। जैसे ही 710 कटा आपको एक 745-749 तक का स्विंग मिला, उसके बाद सेकंड लेवल नहीं आ पाया और उसका एक कारण था हर्षदा, दैट्स HDFC बैंक। हालांकि एक स्विंग मिल चुका है और बैंक निफ्टी में मैंने मॉर्निंग में कहा था कि किसी भी सर्कमस्टेंसेज में, क्योंकि मैं HDFC बैंक को लेकर श्योर नहीं था, प्लीज रेजिस्टेंस वन लेके आइएगा एक बार, कि किसी भी सर्कमस्टेंसेज में आपको बैंक निफ्टी में अगर मिल जाए 83,310 और 423, प्लीज अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट कर लीजिएगा। और आज की ट्रेजेक्ट्री वही है हर्षदा, जो इसकी निफ्टी बैंक की टुडे हाई ट्रेजेक्ट्री है वो है एग्जैक्टली यही ट्रेजेक्ट्री। आपका जो प्रश्न था कि किस लेवल के ऊपर ये क्लोज हो जाए तो अच्छा है, पहले एक बार डेटा को देखते हैं हर्षदा, क्योंकि अभी हम हार्डली इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट के फर्स्ट डे में ट्रेड कर रहे हैं, तो पहले डेटा को देख लेते हैं, फिर कंक्लूजन निकालेंगे कि करना क्या है। हमारे पास इस वक्त सबसे बड़ा प्रेशर पॉइंट है, दैट्स HDFC बैंक, जो कि कल के पुलबैक के बाद आज फिर सिंक हो गया। आपकी स्क्रीन पे 6 स्ट्राइक्स, 6 कॉल्स, 6 पुट्स आएंगी निफ्टी और बैंक निफ्टी की, उसको देखने की कोशिश करते हैं। जिस स्ट्रेंथ को हमने कल देखा था, जिस स्ट्रेंथ को आज सुबह हमने देखा, याद रखिएगा 21,700 पे बड़े कॉल राइटर्स आके बैठ गए हैं 91 लाख के आउटस्टैंडिंग वाई के साथ, और नीचे 19,600 की पुट में ये डॉक्टर साहब ने गलत पुट डाल दी है मेरे ख्याल से, ये पुट गलत पड़ी हुई है मेरे ख्याल से। तो 21,700 एक बहुत स्ट्रॉन्ग हर्डल है हर्षदा अभी के लिए, एज ऑफ नाउ दिस डेटा। बट हमने कल के डेटा में जो सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज देखी थी वो थी 21,600 की पुट। 21,600 की पुट में 21,500 की पुट में सबसे स्ट्रॉन्ग राइटिंग है। तो मेरे पास, मैं कहने को मेरे पास निफ्टी में ये है कि अगर आपके पास लॉन्ग ट्रेड है और अगर आप पोजिशनली कैरी करना चाहते हैं तो लगभग 150 पॉइंट के इन्वॉल्व रिस्क के साथ आप कैरी कर सकते हैं। अगर ये क्लोज किसी भी सर्कमस्टेंसेज में 21,650 के ऊपर रहा, कल के क्लोज को अगर हमने वॉलेट नहीं किया, तो स्टिल आप कह सकते हैं कि ये एक अच्छा क्लोज है। आप देखिए हर्षदा, करीब करीब 21,600 पे और 21,500 पे अभी भी आउटस्टैंडिंग वाई 1.1 CR है। तो मेरे मुताबिक अगर ये क्लोज 21,660, 21,650 के आसपास हुआ, तो आप जिस ग्लोबल सेटअप में ट्रेड कर रहे हैं, द काइंड ऑफ चार्ट्स वी हैव फॉर S&P 500 या फिर नैस्डैक या डाउ जोन्स, ये एक ठीक ठाक क्लोज होगा हर्षदा। मैं इस क्लोजिंग में कोई ट्रेड डायरेक्शनल नहीं लूंगा हर्षदा। ओके, तो कोई डायरेक्शनल ट्रेड इस समय नहीं लिया जाएगा। निफ्टी बैंक के लिए भी व्यू वही है वीरू, क्योंकि कंसिडरिंग ये भी ऊपरी लेवल्स पर टिक नहीं पाया है। हाँ, बिल्कुल हर्षदा। देखिए सुबह ICICI बैंक ने दमखम दिखाया और आप इस वक्त देखिए हर्षदा HDFC बैंक। HDFC बैंक जो कर रहा है मोर और लेस हर्षदा, ये तैयारी कर रहा है अपने 20 डे मार्क की। अब ये डिसाइड करेगा 1665 पे कि ये वहां रुकेगा या नहीं रुकेगा। आज अपडेट के बाद, बिजनेस अपडेट के बाद ये सिंक हुआ, इसने 1700 की ट्रेजेक्ट्री को सरेंडर कर दिया। सुबह जो हमने एक पिक्चर ड्रॉ की थी फॉर स्ट्रेंथ और टू बाइसेक्ट 48,500 ऑन द हायर साइड, हमें HDFC बैंक के साथ एक स्ट्रॉन्ग कंट्रीब्यूशन चाहिए। हमें चाहिए कि HDFC बैंक 1700 के ऊपर आके ट्रेड करे, लेकिन वो नहीं हो पाया और सुबह सुबह बाजार खुलने से पहले वो अपडेट भी आ गया। तो मेरे ख्याल से हर्षदा, अगर ये किसी भी सर्कमस्टेंसेस में क्लोज बैंक निफ्टी का 47,860, दैट इज 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, अगर उसके ऊपर है तो ठीक ठाक है। आपके स्क्रीन पे 6 स्ट्राइक्स आएंगी, जरा आप एक बार 6 स्ट्राइक्स को देखिए। कॉल राइटर्स के पास कन्विक्शन है। बैंक निफ्टी के इस बिहेवियर को देखने के बाद 48,300, 400, 500 इन 3 स्ट्राइक्स पे
काफ़ी साइजेबल कॉल राइटिंग है। आप ये देखिए आउटस्टैंडिंग वाई 31, 20, 33, ह्यूज, यानी करीब करीब 80 लाख तो कॉल यहीं पे खड़ी हुई है। और नीचे 48,000 के पुट राइटर के पास एक कन्विक्शन था, लेकिन आप वो बार बार तोड़ रहे हैं। तो मेरे ख्याल से हर्षिता मैं ट्रेड यहां भी लूंगा। बस ये दोनों इंडेक्स एक ट्रेजेक्टरी को होल्ड करके जाएं। 47,860 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज ऑन बैंक निफ्टी और 21,650 और निफ्टी। अगर मैं आपके प्रश्न का जवाब दूं तो अगर हम उसको सिक्योर करके ले जाएं तो ये एक डिसेंट क्लोजिंग कहेंगे आप, जिस वर्ल्ड एनवायरनमेंट में आप ट्रेड कर रहे हैं, ट्रेड सेटअप के बीच में आप ट्रेड कर रहे हैं, उसमें हर्षिता। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए क्लियरली इंडेक्स पर पर्सपेक्टिव। कोई ट्रेड अगले सत्र यानी कि सोमवार के लिए कैरी करके ना जाएं। ट्रेंडिंग काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, वो स्टॉक जहां पर तेजी और वो स्टॉक जहां पर मंदी है या फिर ऊपरी लेवल से नीचे खींच रहे हैं मार्केट को। नेस्ले इंडिया को नहीं गिनना चाहिए इस लिस्ट में, इसको आप इग्नोर करें क्योंकि ये इनफैक्ट एक्स स्प्लिट है। सन फार्मा 1.5% नीचे, एचडीएफसी बैंक में दबाव और सिप्ला में दबाव बनता हुआ दिखाई दिया है। दूसरे काउंटर्स अब आपकी स्क्रीन पर आ जाएंगे। यहाँ पर श्री सीमेंट, लगातार हम वो जीएसटी वाले डिमांड नोटिस की बात कर रहे हैं, उस चक्कर में स्टॉक 4% टूटा है। जीएनएफसी, बंधन और चंबल फर्टिलाइज में सेल साइड की पोजीशंस आज देखने को मिल रही है, लेकिन तेजी की तरफ क्या आ रहे हैं काउंटर्स वो भी आपको दिखाते हैं। अदानी पोर्ट 2.5% ऊपर, टीसीएस में एक मोमेंटम ट्रेड देखा गया है। नंबर्स 11th को आएंगे इन्फोसिस के साथ। एसबीआई लाइफ और हीरो मोटोकॉर्प भी आज करीब करीब 1.5%, 1.25% के गेंस पर है। हैल ऑफ कोर्स उस यूबीएस की रिपोर्ट पर भागा। बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, ऑरेकल और इंडस टावर जैसे काउंटर्स हैं जहां पर आज हम देख रहे हैं अच्छी खासी खरीदारी। इनफैक्ट बालकृष्ण इंडस्ट्रीज बड़े दिनों बाद इस तरह का मूव दिखा रहा है। ये है फिलहाल आपके लिए ताज़ा तस्वीर। अब हमारे जानकारों को जोड़ना शुरू करते हैं और उनसे पूछते हैं कि यहाँ से आगे की रणनीति क्या होगी। चलिए, हमारा पैनल तैयार है। हम फंडामेंटल्स पर राय लेंगे हेमांग जानी से। टेक्निकल कॉल के लिए प्रकाश काबा, मानस जायसवाल, कविता जैन, राजेश सातपुते और साथ ही साथ समित चौहान तैयार हैं। आज इनफैक्ट 2:15 बजे के आसपास इंडस टावर में तेजी की वजह क्या है उस पर असीम मनचंदा को जोड़ने वाले हैं। 220 पर फिर फोकस होगा एचडीएफसी बैंक पर, क्योंकि ये स्टॉक ड्रैग कर रहा है और इसने दरअसल निफ्टी बैंक को पूरा नीचे खींचा है। तो क्या है वो Q3 अपडेट की बारीकियां यतिन से समझेंगे। 2:30 बजे फिर वाइन कंपनियों पर फोकस। सूला विनयार्ड 15% इंट्राडे में मूव दिखा चुका है। ऑल इंडिया वाइन एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जगदीश होलकर हमारे साथ होंगे। और 245 पर फिर ऑफ कोर्स हैल पर फोकस करेंगे। जो आज के बजिंग काउंटर्स हैं वो सब आपकी स्क्रीन पर आएंगे। 250 पर मार्केट आउटलुक में हम क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के CIO अनिरुद्ध सरकार से बात करेंगे। फिर डीलिंग रूम का जायजा, एसटीबीटी ट्रेड एंड ऑफ कोर्स क्लोजिंग की रणनीति। ओके, ट्रेड्स पिक करना शुरू करते हैं और ट्रेड से करके आएंगे। पहले शुरुआत करते हैं यहाँ पर राजेश सतपुते जी से। राजेश जी, गुड आफ्टरनून। बताइए आपका पहला कन्विक्शन ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून वीरेन। देखिए, मुझे लगता है थोड़ी यहाँ पे प्रॉफिट टेकिंग हो रही है, थोड़ी ज्यादा सीरियस नहीं है, लेकिन ट्रेड थोड़ा वीकनेस से मंदी के साइड पे रखे तो बेटर लगता है स्विंग ट्रेड का। तो देखिए, यहाँ पे सेल करूंगा मैं हिंदाल्को का। देखिए, स्ट्रक्चर परसों के दिन वीक हुआ था, कल का दिन पॉज था और आज इसने अपने 10 DMA को तोड़ा है। और सबसे बड़ी बात है, एक पुल बैक आया था और वो पुल बैक सस्टेन नहीं हुआ, वहां पे सेलिंग देखी गई। तो लगता है कि हिंदाल्को 10 DMA के नीचे यानी 594 के नीचे हमें बेचना है। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो रहेगा 600 का। स्विंग ट्रेडिंग का स्टॉप लॉस रखेंगे आप 600 का। और जो टारगेट दिखता है वीरेन वो रहेगा करीबन 574 का। तो 574 के टारगेट के लिए हम हिंदाल्को सेल करेंगे। को में एक शॉर्ट का ट्रेड आप लेकर चल रहे हैं। ये है आपके लिए राजेश जी की राय। गावा जी बताइए आपका ट्रेड। मेरा ट्रेड मुझे अच्छा लगता है इस वक्त, वो है हिंदुस्तान यूनिलीवर। लगता है यहाँ से एक बेस बना हुआ है और यहाँ पर से एक अपमूव मिलना चाहिए। 2621 पर ट्रेड करो। स्टॉप होगा 2610 का, ज्यादा नहीं, 10 रुपए का। अपमूव मिल नहीं तो 2640 भी पॉसिबल है। तो HUL पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। ओके, HUL बाय साइड का ट्रेड गाबा साहब की पसंद। कविता जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। वेरी गुड आफ्टरनून हर्षदा जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। वेल, मेरा ट्रेड आज कैश सेगमेंट से होगा। कैश सेगमेंट में मुझे एज ऑफ नाउ ईज माई ट्रिप पर एक अच्छे मूव बनते हुए दिख रहे हैं विद गुड वॉल्यूम। 4150 पर ये ट्रेड कर रहा है। मुझे लगता है ये अपने 200 डेज EMA की तरफ बढ़ता हुआ दिखेगा।
सो 4250 43 के प्राइस टारगेट के लिए ईज माई ट्रिप पर एक आप बाय ट्रेड इनिशिएट कर सकते हैं। 4110 का स्टॉप लॉस मेंटेन करें। ओके, ईज माई ट्रिप। वैसे आज कविता जी, मैं एक बात बताऊँ आपको, जिसने कैश में फोकस किया है वो खुश रहा है। ईज माई ट्रिप आप ले रही हैं 4160 पे। सुबह चंदन जी ने दाव खेला था सूर्या विनियार्ड्स पे, हालांकि खबर भी थी, न्यूज़ का इम्पैक्ट था, बट क्या शानदार मूव देखिएगा। ये एक अच्छी रणनीति होती है जब आपको टर्बुलेंस लगे डेरिवेटिव्स में, अनवांटेड जो शॉर्टिंग का रिस्क लगे, प्लीज़ अपने आप को थोड़ा सा कैश मार्केट में ले जाइए, पर यहाँ पे आपको डिलीवरी पे काम करना पड़ेगा, याद रखिएगा। मानस, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड। वीरेंद्र जी, देखिए मॉर्निंग से ही अपोलो टायर्स में स्ट्रेंथ दिख रही है। स्टॉक ने करेक्शन दिखाया था, 10 डे मूविंग एवरेज पे सपोर्ट लिया, एक प्राइस ब्रेकआउट देखने को मिला है, तो यहीं पर बेट रहेगा। करंट लेवल्स पे खरीदारी कर सकते हैं अपोलो टायर्स में। 455 रुपए का आपको स्टॉप लॉस लगाना है और 474 रुपए 474 के आपको टारगेट सेट करने हैं। ये कैश लेवल्स हैं। 460 का 460 वाला कॉल ऑप्शन लिया जा सकता है, 15 रुपए 60 पैसे के आसपास ये ऑप्शन ट्रेड हो रहा है, तो वहां पर आप खरीदारी करिए। 12 रुपए का स्टॉप लॉस लगाइए और 22 रुपए के टारगेट सेट करिए। ओके, अपोलो टायर्स वाकई बेहतरीन चार्ट। सुबह डिस्कस भी कर रहे थे हम इस सेक्टर को, हमने फंडामेंटली भी इस पर बात की थी आज वैभव सांघवी जी से। 460 पे ये कॉल भी आप ले सकते हैं, अपोलो टायर्स लॉन्ग कॉल, माना जायसवाल जी की। हिमांग जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। और आज मार्केट का बिहेवियर ठीक ठाक है। मैं ये नहीं कहूँगा कि जिसे कह सकते हैं आपकी लॉस्ट ग्राउंड तो नहीं है, मतलब बेस है हमारे पास। हमने कल एक स्ट्रॉन्ग पुल बैक दिया, एक जो जिटरी हमारा एक स्पेस था आईटी, वो भी आज ठीक ठाक है, 400 पॉइंट ऊपर है, बट मोमेंटम कोलैप्स हो रहा है। आपकी बाजार पे राय, और अभी अगर आप कुछ चेज कर रहे हैं तो प्लीज़ बताइएगा कि क्या चीज़ करने लायक ठीक लग रहा है आपको। गुड आफ्टरनून। डेफिनेटली थोड़ा सा साइडवेज मूवमेंट है मार्केट में, और बैंक निफ्टी के अंदर अगर आप देखें तो कुछ दिनों से थोड़ी सी अंडर परफॉर्मेंस है। आई थिंक पार्टली ये जो क्वार्टरली नतीजे हम देखने जा रहे हैं वहां पे मार्केट पोजीशन कर रहा है कि भाई कहाँ पे थोड़ा सा पॉजिटिव सरप्राइज मिलेगा या कहाँ पे इतना पॉजिटिव सरप्राइज के चांसेस कम है। तो अभी की जो मार्केट की मूवमेंट है वो लार्जली क्वार्टरली नतीजों के ऊपर फोकस रहेगी। ग्लोबल मार्केट्स में भी ऐसे कोई खास पॉजिटिव संकेत तो नहीं दिख रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कोई ऐसा बड़ा कोई नेगेटिव कारण तो नहीं है, बट थोड़ा सा कंसोलिडेशन के मोड में है। और कुछ पॉकेट्स जहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि मोमेंटम ये सुस्त बाजार में भी है, उसमें मेरी फेवरेट कंपनी है पीसीबीएल, फिलिप्स कार्बन। उसके अंदर आज हमने अच्छा ट्रैक्शन देखा है। कार्बन ब्लैक और स्पेशलिटी केमिकल परफॉर्मेंस केमिकल्स के अंदर एक अच्छा पॉजिटिव रुझान जो है वो देखने में आ रहा है। तो मुझे लगता है कि फ्रॉम अ शॉर्ट टर्म टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से फिलिप्स कार्बन में करना चाहिए निवेश लगभग 300 रुपए के टारगेट के लिए। फिलिप्स कार्बन ब्लैक में एक अपॉर्चुनिटी क्लियरली एक तेजी की बन रही है, लेकिन ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी बाजार निफ्टी बैंक में नहीं देख रहा है। 300 पॉइंट बात करते करते फिसल चुका है। 48,000 पर दरअसल चर्चा हो रही थी जब हमने कार्यक्रम की शुरुआत की, और अब 47,900 आ गए। तो पिछले लगभग 10 मिनटों में ये इंडेक्स 100 पॉइंट और गवा चुका है। तो पूरे 300 अंकों का नुकसान। निफ्टी बैंक के कंट्रीब्यूटर्स एक बार स्क्रीन पर रखिएगा आप प्लीज़, उसमें साफ हो जाएगा कि इस समय नया दबाव कहाँ से आ रहा है। एक तो एचडीएफसी बैंक है ही, लेकिन अब कोटक, एसबीआई, इंडसिंड, और आप देखिए फ्रेश बिकवाली कहाँ जुड़ रही है। आईसीआईसीआई बैंक अचानक आधा % फिसल चुका है, वहाँ पर दबाव आ रहा है। 0.33% का नुकसान अब स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से भी बन रहा है, तो वो भी एक ड्रैगर है। मानस, देखिए तो एसबीआई, आईसीआईसीआई और एसबीआई का चार्ट, और बताइए ये अचानक जो सेल ऑफ आया है उस पर कुछ जोर देना है या फिर इग्नोर करें फिलहाल? देखिए कंसोलिडेशन दिख रहा है, कहीं पर बहुत बड़ी वीकनेस या स्ट्रेंथ नहीं देखने को मिल रही है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। ऊपर की तरफ 654 पे रेजिस्टेंस है और नीचे 20 डे मूविंग एवरेज जो कि 633 है, वहां पर सपोर्ट दिखता है। तो जब तक उसके इसी रेंज में ट्रेड करता रहे, मेरे ख्याल से यहाँ पर ट्रेड नहीं लेना चाहिए। ब्रेकआउट पे खरीदारी करेंगे 654 के ऊपर, और अगर ये 20 डे मूविंग एवरेज के नीचे जाएगा तो वहां पर आपको अपनी लॉन्ग पोजीशन से निकलना पड़ेगा। ये है एसबीआई। और आईसीआईसीआई के लिए सिचुएशन क्या है? बिकॉज आई थिंक आईसीआईसीआई पर तो आप 1020 का इंतजार कर रहे थे, फिर घूम गया, ये 1000 पर बड़ा परेशान करता है स्टॉक।
देखिए आईसीआईसीआई बैंक लगातार हाई लेवल पे रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। अगर आप देखेंगे तो मेरे ख्याल से 1040 से लोअर टॉप लोअर बॉटम बन रहे हैं। 2 दिनों में पुल बैक देखने को मिला, लेकिन ये 20 डे 10 डे मूविंग एवरेज के ऊपर सस्टेन नहीं हो पाया और फिर से सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। आई थिंक यहाँ पर ट्रेंड निगेटिव है और खरीदारी तभी करें जब 1010 के ऊपर निकले स्टॉक, उससे पहले खरीदारी नहीं करनी है। आपके पास लॉन्ग पोजीशन है तो आप एक स्टिक स्टॉप लॉस जरूर लगाइए 980 का। 980 रुपए के नीचे गिरावट बढ़ेगी और 960 तक के स्तर देखने को मिलेंगे। जी एग्जैक्टली मोमेंटम पे हर्षदा ने यहाँ पे 2 स्टॉक्स की बात करी और ये प्राइस एग्जैक्टली अभी कुछ देर पहले के इंटरव्यू में जो बात मैं कह रहा था ना कि टिल वी हैव 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, ये प्राइस बैंक निफ्टी का एग्जैक्टली 10 डे है और मेरे ख्याल से पिछले 4 सेशन में ये 1 2 3 चौथी बार है। पिछले 4 सेशन में ये मतलब चौथी ही बार है कि हम बार बार 10 डेमा को वॉलेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब हमारे पास इतना बड़ा टाइम नहीं है कि हम यहाँ पे शॉर्ट लेकर शायद कोई इतना बड़ा स्विंग लें, क्योंकि एचडीएफसी बैंक ऑलरेडी डे लो की ट्रैजेक्टरी में है। अब यहाँ से क्रीमी शॉट जो था वो थोड़ा सा निकल चुका है, बट अभी एज ऑफ नाउ याद रखिएगा, क्योंकि जो परसों कॉन्ट्रैक्ट कमेंस हुआ था उसके मुताबिक 47,500 से 47,800 पे पुट राइटर थे। रिस्क है यहाँ पे शॉर्ट करने में। स्टॉक स्पेसिफिक बात करते हैं। हिमांग, आपको ये एचडीएफसी बैंक का जो अपडेट था लगा कैसा? और एचडीएफसी बैंक एट 1672 पिछले 4-5 सेशन से एक जो होता है ना, ये हमारा ट्रबल फेज है, उसका सेंटर पॉइंट एचडीएफसी बैंक ही रहा है और एक निफ्टी आईटी रहा है। एचडीएफसी बैंक के साथ इशू क्या है इस वक्त और क्यों पार्टिसिपेट नहीं कर पा रहा है अपसाइड में? और आप लोगों का व्यू, हाउस व्यू? एचडीएफसी बैंक में बिजनेस अपडेट में थोड़ा सा जो ग्रोथ है पर्टिकुलरली कुछ कैटेगरीज का, वो मार्केट के एक्सपेक्टेशन से थोड़ा सा कम था। उसके अलावा हम देख रहे हैं कि जो जहाँ पे डिपॉजिट रेट हाइक की बात हुई है, पर्टिकुलरली पीएसयू बैंक ने जो की है, उसका भी कहीं पे दबाव आता हुआ दिखेगा। तो थोड़ा सा ये क्वार्टरली नतीजों में लोग ये उम्मीद कर रहे हैं कि प्रोविजनिंग साइड पे, मार्जिन साइड पे और जो लोन ग्रोथ है पर्टिकुलरली ऑन द कॉर्पोरेट साइड, वहां पे थोड़ा सा स्लो डाउन दिखेगा। पर ओवरऑल हमें लगता है कि अगर यहाँ से 2 या 4% की अगर गिरावट आती है, एचडीएफसी बैंक डेफिनेटली एक अच्छी अपॉर्चुनिटी प्रेजेंट करेगा, क्योंकि शॉर्ट टर्म में डेफिनेटली थोड़ा वीकनेस का माहौल है। पर वैल्यूएशन पर्सपेक्टिव हमारा जो व्यू है फ्रॉम अ 12 मंथ पर्सपेक्टिव वो काफी पॉजिटिव है। ओके, तो ये फिलहाल एचडीएफसी बैंक, इनफैक्ट इस पर कुछ रिपोर्ट्स भी आई हैं, यतिन को जोड़ेंगे कि एग्जैक्टली मार्केट क्या एक्सपेक्ट कर रहा था और इवेंचुअली क्या पेश हुआ है। एक क्रक्स तो ऑफ कोर्स हिमांग ने यहाँ पर शेयर कर ही दिया है। अच्छा हिमांग, ये केमिकल कंपनियों में हम समझाते हैं फिर से रिवाइवल की उम्मीद है। लोग कह रहे हैं इन्वेंट्री डीस्टॉकिंग शुरू होती हुई दिखाई देगी। इन्वेंट्री डीस्टॉकिंग खत्म हो गया, बेग योर पार्डन, जो अब तक चालू थी। लेकिन यूपीएल इस सब के बीच कैसे प्लेस्ड है? क्योंकि यूपीएल में डर यही है कि शायद लैटम मार्केट से प्रेशर बनता हुआ दिखाई देगा और ये ड्रैग करेगा 3rd क्वार्टर के लिए। स्टॉक मैं इसीलिए पूछ रही हूँ क्योंकि स्टॉक में फिर दबाव आना शुरू हुआ है। आपकी अप्रोच क्या रहेगी? 3rd क्वार्टर इफ एट ऑल खराब नंबर्स पेश करता है कि अब तक जो नेगेटिविटी थी क्या वो हमने पचा ली है या फिर कुछ और डर है? यूपीएल इकलौता निफ्टी का स्टॉक है जिसने पार्टिसिपेट किया ही नहीं है, और जो ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस थी कंपनी की वो भी थोड़ी सी कमजोर ही आ रही है। और बहुत बड़ा फंड रेज ऑलमोस्ट 3,200 करोड़ का कंपनी करने जा रही है, तो उसका भी थोड़ा सा एक दबाव रहेगा। तो मुझे एटलीस्ट शॉर्ट टर्म में लग रहा है कि यूपीएल को अवॉइड करना चाहिए एट दिस पॉइंट। और जो बाकी की जो स्पेशलिटी केमिकल कंपनी है, जैसे गुजरात बेस्ड हो गई जीएसएफसी, जीएनएफसी या फिर एसआरएफ, दीपक नाइट्राइट, यहाँ पे हमें लगता है कि ओवरऑल गाइडेंस जो है वो रिलेटिवली बेटर है, वहां पे फोकस करना चाहिए। गाइडेंस बेटर है, वहां पे फोकस करें। यूपीएल के केस में हो सकता है कि सिचुएशन थोड़ी सी और नर्म रहे। इनफैक्ट अगर आप पिछले 12 महीनों का चार्ट देखेंगे तो ये एक ग्रॉस अंडर परफॉर्मर रहा है यूपीएल। बीच बीच में स्पर्ट्स आए हैं तेजी के, लेकिन आज देखिए 1.5% ड्रैग करता हुआ, और पिछले 12 महीनों में कहाँ साल की शुरुआत हुई थी और कहाँ पर वो जाकर इस समय ट्रेड कर रहा है। और जब मैं साल कह रही हूँ, मैं कह रही हूँ Jan 23, उस लिहाज से आपको इसे देखना है।
राजेश जी, इस पर एक बार चार्टिकल व्यू देंगे। 577 के लेवल्स आ गए हैं इसमें, अब फिर स्लिप करता हुआ, तेजी से स्लिप हो रहा है वैसे यूपीएल। हाँ जी, हर्षदा जी देखिए, अगर यूपीएल में एक सप्लाई पॉइंट है, मुझे लगता है ये 610 620 यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग सप्लाई है। जब तक ये निगेट नहीं होता यहाँ पे बड़ी तेजी नहीं होगी। वैराज अगर आप आज का जो ब्रेकडाउन देखे, क्योंकि यहाँ पे जो 10 20 50 डे में हम लोग जो मूविंग एवरेजेस देखते हैं उसका क्लस्टर था, ये क्लस्टर जो 600 के आसपास है वो भी टूटा। तो मुझे लगता है यहाँ पे एक थोड़ा सेल तो डेफिनेटली बनेगा, जिसका टारगेट बनता है 562 इनिशियली। अगर 560 562 ये लेवल सस्टेन नहीं होता, फिर मुझे लगता है ये जो 535 का टारगेट अनफोल्ड करेगा तो सेल साइड का सिग्नल बन रहा है। स्टॉप लॉस होगा 588 का। फिलहाल आपके लिए व्यू 562 अगर होल्ड नहीं करता है तो अब सिग्नल आ जाएगा मंदी का, तो उस पर ध्यान दीजिए। 588 का स्टॉप लॉस लगाइए इफ एट ऑल, अगर आप मंदी के ट्रेड में उतर भी रहे हैं। स्टॉक 10 रुपए गवाता हुआ। अच्छा गाबा जी, आपसे अच्छा ओहो वीरू, सिचुएशन इज लुकिंग वेरी वेरी ग्रिम। 350 पॉइंट नीचे निफ्टी बैंक, और हमारा मिड कैप जो कल तक आउट परफॉर्म कर रहा था, बिल्कुल बिल्कुल 250 पॉइंट गया। बिल्कुल। और हर्षदा, जो ये अभी मार्क किया था आपने आईसीआईसीआई बैंक, यहाँ पे अब सप्लाई आती हुई सिवियर 985 डे लो पर, और सुबह तक ये सपोर्टिव था, अब थोड़ा सा क्रैक होता हुआ। प्लीज़ एक बार डॉक्टर साहब रखेंगे। और कहाँ कहाँ पेन बढ़ रहा है गिरावट में, और पूरा का पूरा केमिकल स्पेस निकल गया यहाँ पर, चाहे वो आपका टाटा केमिकल हो, चाहे वो आपका अगर आप देखिए तो मेटल्स हो, केमिकल्स निकल गया पूरा का पूरा यहाँ पे। जीएमआर एयरपोर्ट्स में स्ट्रॉन्ग डाउन स्विंग है। एबीएफआरएल, श्री सीमेंट, हालांकि श्री सीमेंट में न्यूज़ थी, और दीपक नाइट्राइट सब सिंक होते हुए। मानस, क्योंकि मैं हिचकिचा रहा हूँ पुट्स में इसलिए इस वक्त, क्योंकि कल के दो बड़े पुट राइटर्स के जोन यही हैं। निफ्टी में भी 21,500 600 और 47,800 700। आपका किसी लॉन्ग पुट का व्यू है यहाँ पे, या फिर अवॉइड करेंगे इंडेक्स को आप एज ऑफ नाउ? निफ्टी में भी थोड़ा वेट करेंगे। मेरे हिसाब से 21,600 अगर ब्रीच होता है, उसके नीचे निफ्टी जाए तो फिर एक बार शॉर्ट कॉल ले सकते हैं, शॉर्ट रिकमेंडेशन ले सकते हैं, या पुट में खरीदारी कर सकते हैं। लेकिन बैंक निफ्टी और फाइनेंशियल निफ्टी दोनों वीक लग रहे हैं। आई थिंक अगर एक ट्रेड लेना हो तो बैंक निफ्टी में आप एक पुट में खरीदारी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से जो बैंक निफ्टी का 25 जनवरी वाला 47,800 का पुट ऑप्शन 521 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पर 400 रुपए के स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। आई थिंक यहाँ पर आपको 750 रुपए तक के भाव 47,800 का पुट 25 जनवरी वाला, उसमें आपको देखने को मिल सकते हैं। जैम। और सुबह हमारे पास जो हर्ष था, एक बेनिफिट था निफ्टी आईटी के पुल बैक का। हालांकि निफ्टी आईटी का जो पुल बैक था वो भी बड़ा एक स्ट्रॉन्ग टेक्निकल पॉइंट पे रिवर्स हुआ। वो एग्जैक्टली इसका टेंडेमा था। अगर हमारी आप जिस दिन वो नैस्डैक में इंसिडेंट हुआ था 2 जनवरी को, एग्जैक्टली CY24 में पहली बार खुलने के बाद, उससे पहले की स्ट्रेंथ और इन पिछले 3 दिनों की वीकनेस को अगर आप देखें तो एक क्लियर उस प्राइस और इस प्राइस के बीच में डिफरेंस करने वाली कोई चीज़ है तो वो है 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। उससे पिछली सारी बार्स का लो 10 डे में था, पिछले 3 बार्स का हाई 10 डे में है। राजेश सतपुते जी, कोई आईटी स्टॉक और जो आपके रडार में हो, मिड कैप में या फिर लार्ज कैप में, जहाँ पे कोई ट्रेड आपको मिल पा रहा हो? अगर मान लीजिए इसका सिंक ही होना है निफ्टी आईटी का फाइनली, उस पर्सपेक्टिव से देखिए, उस प्रोस्पेक्टिव से देखिए तो मुझे लगता है टीसीएस पे नजर रखिए। मुझे लगता है कि हमने सुबह जो खेला था दैट वाज अ रिलीफ रैली, एक पुल बैक ट्रेड था, और ये जो रेजिस्टेंस है टीसीएस का वो 2750 पे इंटैक्ट है। 2750 ये इसका बैरियर होगा। तो जो भी पुल बैक आता था वो 2750 के हिसाब से फिजल आउट होगा। दैट इज द वर्डिक्ट। तो चार्टिकली देखिए, हमें सेल करना है तो टीसीएस में थोड़ी मुझे लगता है कि प्रॉफिट बुकिंग आएगी, क्योंकि इसका एक टारगेट पेंडिंग है करीबन 3670 का। 3650 3670 तक टीसीएस गिरेगा तो थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग होगी। तो फिलहाल के लिए थोड़ा सा वेट करें आईटी। ये जो करेक्शन शुरू हुआ है इसका एक फेज होता है, एक लेवल होता है, वो कंप्लीट होने दीजिए। मुझे लगता है 3650 के आसपास फिर से थोड़ा सा स्ट्रेंथ हमें आईटी में दिखेगा, टीसीएस में इन पर्टिकुलर। देखते हैं क्या पोजीशन होनी चाहिए। यही इनफैक्ट लोन रेंजर्स रहेंगे अब इस मार्केट के सपोर्ट के लिए। जिस तेज़ी से बाजार क्लियरली
फिसलता हुआ दिखाई दे रहा है। अदानी एंटरप्राइजेज हिंडाल्को पर वैसे ही आपका शॉर्ट कॉल आया था, 581 पर पहुंच गया है काउंटर। सिप्ला भी कमज़ोर पड़ता हुआ 1% इसने गंवा दिए बैठे बैठे। यूपीएल का हम जिक्र कर रहे थे, आयशर मोटर्स में सुबह में तेज़ी थी, अब वो कभी भी गायब हो सकती है। ये भी स्टॉक 0.5% से ज़्यादा फिसला है पिछले 10-15 मिनटों में। अच्छा, इस सबके बीच अगर आप देखिए, एक स्टॉक है जो आउट परफॉर्मर है, इंडस टावर। हालांकि ये भी डे हाई से कुछ कूल ऑफ कर रहा है। 231 इसका डे हाई था, 222 के आसपास ये ट्रेड करता हुआ काउंटर। कावा जी, इसका चार्ट आप रेडी रखिएगा और असीम को जोड़ लेते हैं। असीम, यहाँ पर तेज़ी की पोजीशंस अच्छी खासी बनी है। ये एटीसी के साथ जो ब्रूफील्ड की डील हो रही है, उसका क्या इम्पैक्ट आ रहा है? किस वैल्यूएशन पर वो डील हो रही है? आप क्या सुन रहे हैं? देखिए, सबसे पहले तो इस डील के बारे में बता दूं। डाटा की जो ब्रुकफील्ड कंपनी है, उसने एटीसी के भारत के कारोबार को खरीद लिया है। 78,000 के आसपास जो एटीसी है उसके टावर थे, और ये डील जो है करीबन कैश वैल्यू 16,500 करोड़ रुपए के ऊपर ये डील हमें देखने को मिली है। तो यही वजह है कि जिससे हमें पहले लग रहा था कि टावर कंपनी का वैल्यूएशन काफी कम हो गया, और इंडस टावर में आपको लगातार गिरावट देखने को मिल रही थी, क्योंकि उनका वोडाफोन आइडिया से पेमेंट नहीं आ रहा था, और इसके चलते हुए इंडस टावर का शेयर लगातार गिर रहा था, रिजल्ट्स अच्छे नहीं आ रहे थे। तो अब जिस तरह से इस वैल्यूएशन के ऊपर ये डील हुई है, करीबन 2.7 बिलियन रुपीस के आसपास, 27 लाख रुपए पर टावर के आसपास ये डील हमको देखने को मिली है। तो यही वजह है कि आपको इंडस टावर के अंदर भी थोड़ी तेजी यहाँ पर दिखाई दे रही है। और इस डील की बात करूं तो ये डील जो है ब्रुकफील्ड और एटीसी की, ये इस साल के सेकंड हाफ के अंदर अंदर पूरी हो जाएगी। तो उसका इम्पैक्ट आपको इंडस टावर के ऊपर देखने को मिल रहा है कि इस शेयर में भी आपको तेजी देखने को मिल रही है। ओके, तो ये फिलहाल इम्पैक्ट क्लियरली वो ज़्यादा बेहतर वैल्यूएशन पर डील हो रही है, तो इंडस टावर के भी पंख लग रहे हैं नियरली 2% ऊपर। शुक्रिया असीम। गाबा जी बताइए, इंडस टावर 220 पर है, लेकिन जो इसका जो चार्ट में बढ़िया ब्रेकआउट मिला था 200 के करीब मिला था। उसका जो टारगेट था करीब 230, अब 230 के आसपास है, 221 के आसपास ट्रेड कर रहा है। जब 230 पार कर लेगा फिर 275 देखेंगे, 50 रुपीज की तेजी बाई मोड पर है। इसमें अगर डिप्स मिलती है मेरे ख्याल से इंडस टावर में, तो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी रहेगी, क्योंकि स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन 200-205 के आसपास है इंडस टावर में। ये तो मोमेंटम क्लियरली इसमें बरकरार है। अच्छा, बाय द वे, निफ्टी बैंक पर एक बार फिर नजर डालें, 326 पॉइंट नीचे, डे हाई से करीब 500 पॉइंट फिसल चुका है। ये टावर कंपनियों में जिस तरह का एक्शन, एक ये तो लिस्टेड है वैसे, लेकिन टेलीकॉम साइड पर हेमांग आपकी क्या सलाह होगी? क्योंकि किसी उम्मीद में वोडाफोन में लोग तेजी कर रहे हैं। मैं इनफैक्ट एक रिपोर्ट पढ़ रही थी कि होपफुली इलेक्शन के बाद वो टैरिफ हाइक्स का सिलसिला ये कंपनियां फिर शुरू करेंगी, जो जियो के फेवर में जाएगा, रिलायंस के फेवर में जाएगा, और कुछ इम्पैक्ट फिर वोडाफोन के लिए भी आएगा। लेकिन इस समय आप अपने आप को कैसे पोजीशन कर रहे हैं टेलीकॉम स्पेस में? स्पेस की हर्षदा अगर बात करें तो ये साल के अंदर लगभग 35 to 40% की ग्रोथ इन अर्निंग्स एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग। और जितने भी सेक्टर्स जहाँ पे ग्रोथ आएगी उसमें टेलीकॉम की वन ऑफ द बेस्ट अर्निंग्स ग्रोथ रहेगी। और उसमें बेसिकली अगर आपको थोड़ा सा सेफ खेलना है, ज्यादा हाई बीटा प्ले नहीं करना है, तो श्योरली भारती वुड बी नंबर 1 पिक। और आप देख भी सकते हैं कि वो ऑल टाइम हाई पे चल रहा है, और जो प्राइस हाइक लेते हैं उसमें जो प्रॉफिट का कोरिलेशन है वो भारती में सबसे ज्यादा है। दूसरी बात आप देखिए, आइडिया के अंदर जो हमने मोमेंटम देखा है उसमें मुझे लगता है कि मार्केट ये सेंस कर रहा है कि वहां पे बहुत बड़ा कैपिटल इन्फ्यूजन होने जा रहा है। हालांकि कोई इसका पुख्ता कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट वगैरह नहीं है, पर मार्केट शायद उस दिशा में आगे बढ़ रहा है। अगर वो कैपिटल इन्फ्यूजन अगर 25,000 करोड़ के ऊपर होता है तो श्योरली नजरिया लोग का बदल जाएगा, क्योंकि टेलीकॉम के अंदर जिस तरह का पोटेंशियल है अगले साल में, उसका एक बहुत बड़ा पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो आइडिया पे पड़ सकता है। तो ये मुझे लगता है कि थोड़ा हाई बीटा रहेगा, इसके अंदर ऑप्शंस के थ्रू काम करना चाहिए रादर देन डायरेक्टली पार्टिसिपेटिंग थ्रू फ्यूचर्स। सीधे फ्यूचर्स में ट्रेड ना ले, वोडाफोन में लेना है तो ऑप्शन के थ्रू लेना है। मानस, कुछ दिख रहा है क्या ऑप्शन में ट्रेड है आपको? आपने आइडिया की बात की, राइट? जी जी। देखिए, आइडिया के जो पैटर्न्स है वो डेफिनेटली पॉजिटिव है। इसमें अगर ऑप्शन में अगर आपको ट्रेड लेना है और थोड़ा होल्ड कर सकते हैं, आने वाले 2 हफ्ते के लिए होल्ड कर सकते हैं, तो
18 वाला जो कॉल ऑप्शन है वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। मेरे ख्याल से उसके प्राइस ₹1.95 के आसपास चल रहे हैं, तो वहां पर आप खरीदारी कर सकते हैं। ₹1.50 के नीचे आपको स्टॉप लॉस लगाना है। लेकिन देखिए, अगर आइडिया में मूव देखने को मिलेगा तो इसमें आपको इस ऑप्शन में 4 से 5 रुपए तक के भाव भी देखने को मिल जाएंगे, तो यहां पर बेट ले सकते हैं। ₹50 का रिस्क है, ₹1.50 का स्टॉप लॉस जरूर लगाइए। प्रोड्यूसर साहब कह रहे हैं कि 80,000 शेयरों का एक लॉट है, उतना लेना चाहिए क्या? आई डोंट नो, इतने सारे शेयर लेके फंस जाए आदमी। वोडाफोन इज क्वाइट रिस्की। एनीवेज, ये इस पर बात होगी क्योंकि एक्शन देखने को मिल रहा है। अच्छा, एक स्टॉक राजेश सातपुते ने स्पॉट किया। राजेश जी बताइए क्या पकड़ा? श्रद्धा जी, देखिए मैंने एमसीएक्स का चार्ट में देख रहा था, मुझे लगता है यहाँ पे एक सीरियस प्रॉफिट टेकिंग भी नहीं, आप कह सकते शॉर्ट ही हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट 2% बढ़ा है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं लगता है कि कहीं ना कहीं बेयर का हाथ जो है ये लगा है यहाँ पे। सो एमसीएक्स इज अ सेल, क्योंकि इसका जो टारगेट बन रहा है वो है करीबन करीबन 2950 का। 2950 तक एमसीएक्स टूटेगा तो जिनको एग्रेसिव सेल अच्छा लगता है उनके लिए ये सेल कॉल रहेगा। स्टॉप लॉस होगा 3220 का, तो 100 पॉइंट्स का मिनिमम स्टॉप लॉस लगना पड़ेगा एंड एमसीएक्स इज अ सेल। M6 इज सेल। वाकई कुछ हर्षदा जो बहुत अक्टूबर नवंबर दिसंबर में मोमेंटम हासिल करने वाले स्टॉक्स और स्पेशली इस कैटेगरी के एक्सचेंज स्टॉक्स पे जो हमने बात की थी, उनमें अब सप्लाई आ रही है, अब उनमें वाइल्ड कैंडल्स विजिबल है, अब विजिबल है, इसमें कोई राय नहीं है। आज एमसीएक्स में मेरे ख्याल से वो जो 8 दिसंबर की कैंडल थी उसके बाद की सबसे बड़ी इंट्राडे कैंडल क्रिएट हुई है, और अब ये अपना 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज सरेंडर करता हुआ। खैर, कुछ और काउंटर्स को देखते हैं जहाँ पे थोड़ा पेन बढ़ रहा है। मैंने भी एमसीएक्स ही निकाला था, हर्षदा ने भी एमसीएक्स मार्क ही कर दिया। और कुछ काउंटर्स देखिए जहाँ पर थोड़ा सा सेलिंग प्रेशर बढ़ रहा है। एक बार आप लेके आइएगा एस्कॉट्स एट 2825। ये स्टॉक एक तो सेल्स फिगर के बाद वैसे ही टूटा था, बट अब ये 100 सरेंडर कर चुका था। 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज परसिस्ट करता है 2740 पे। कविता जी, वीकली पर इसका जो पैटर्न है वो काफ़ी ख़राब है। ये जो वीकली कैंडल फॉर्म हो रही है ये काफ़ी ख़राब है। हमारे पास जो पीछे 3 दिन पहले सेल्स फिगर आई थी वो भी इसको सपोर्टिव नहीं थी। आपका व्यू एस्कॉट्स पे क्या बन रहा है मैम? 2807 के लेवल्स पर अभी एस्कॉट ट्रेड कर रहा है, बट मैं जब इसका मंथली चार्ट सेटअप देख रही हूँ वहाँ 2761 के लेवल पर सपोर्ट है। तो समहाउ ट्रेड सेटअप अगर हम देखें तो यहाँ 200 डेज मूविंग एवरेज 2747 वो एक इम्पॉर्टेंट लेवल होगा, वहां तक काउंटर फिसल सकता है, तो प्रेशर बना रह सकता है अंटिल काउंटर 2850 के लेवल के नीचे ट्रेड कर रहा है। पॉसिबिलिटी है कि ये स्किट हो नीचे 2740 के लेवल की तरफ। वंस अगर वो टूटता है तो ये फर्दर अपने 50 डेज मूविंग एवरेज 50 वीक्स मूविंग एवरेज की तरफ बढ़ता हुआ दिख सकता है 2670। तो जब तक काउंटर नीचे 2850 के नीचे ट्रेड कर रहा है तब तक वीकनेस बनी रह सकती है। वैसे भी अब बैन में चला गया है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। रेयर केसेस में जाता है लेकिन गया है। आपकी बारी, जैसे 11 शेयर आ चुके हैं बैन लिस्ट में। चलिए, आज का जो बड़ा डिसअपॉइंटमेंट रहा है वो एचडीएफसी बैंक से ही रहा है। इंतज़ार तो था हमें इसके Q3 के अपडेट का। वैसे नंबर्स आएंगे 16 जनवरी को। उस नेक्स्ट टू नेक्स्ट ट्यूसडे पर हमारी नजरें रहेंगी उस स्टॉक पर। वैसे 1675 के आसपास ट्रेड करता हुआ। तो मार्केट एक्सपेक्ट क्या कर रहा था और इवेंचुअली डिलीवर क्या हुआ? पहले वो नंबर्स आपकी स्क्रीन पर आएंगे, क्योंकि सुबह में जब हम पढ़ रहे थे मार्केट खुलने से ठीक पहले सब कुछ डबल डिजिट में दिखाई दे रहा था, लेकिन आ चुका है स्टॉक अब 1% नीचे। यतिन हमारे साथ है। यतिन, क्या कह रहे हैं ब्रोकर्स? एक बड़ा इशू जो ये नंबर्स में है, जो क्वार्टरली अपडेट है, उसमें ये है कि एचडीएफसी लिमिटेड और एचडीएफसी बैंक मर्जर के बाद ये कंसोलिडेटेड नंबर्स हैं। तो आपको जब आप ये टीवी पे देखते हैं या प्रेस रिलीज में देखते हैं तो आपको बड़ी ग्रोथ दिखाई देती है 60%, 70%, 80%, बट ये लार्जली उस मर्जर का इफेक्ट है। तो नंबर्स डायरेक्टली ऐसे कंपेरेबल नहीं है। हालांकि अगर हम ग्रॉस एडवांसेस देखें तो 62% की ग्रोथ और डिपॉजिट ग्रोथ 27% की। तो आपको ये दिखेगा कि जितनी आपकी लोन ग्रोथ हुई है उससे आधी आपकी डिपॉजिट ग्रोथ है। तो एनालिस्ट अभी ये इशू निकाल रहे हैं कि अगर ये क्रेडिट ग्रोथ सस्टेन इनको करनी है तो डिपॉजिट का बेस बढ़ाना पड़ेगा। तो इस टाइप का स्लो डिपॉजिट ग्रोथ नहीं चलेगा। अगर डिपॉजिट ग्रोथ स्लो रही तो इनके मार्जिन्स पे असर आता हुआ दिखाई पड़ेगा आपको नियर टर्म में। और बैंक भी यही कोशिश कर रहा है कि मार्जिन्स और जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट है और डिपॉजिट है इसके बीच में बैलेंस बनाए रखे। बहुत टाइम से ये
चीज़ें चल रही हैं। अगर हम रिटेल डिपॉजिट की बात करें तो यहाँ थोड़ी बहुत मजबूती देखने को मिली, लेकिन बल्क डिपॉजिट्स में आपको थोड़ा बहुत स्लो डाउन नजर आता हुआ दिखाई पड़ा। कॉर्पोरेट लोन ग्रोथ की बात करें तो यहाँ अभी टेक ऑफ नहीं हुआ है, अभी भी बैंक जो है काफ़ी निर्भर है रिटेल डिपॉजिट्स और रिटेल लोन डिसबर्समेंट्स के ऊपर। और एनालिस्ट का कहना ये है कि अगर ये डिपॉजिट ग्रोथ थोड़ी बहुत वीक रही यहाँ से भी, तो शायद बैंक्स के मार्जिन पे सीधा असर पड़ सकता है। तो एनआईएम्स पे इस क्वार्टर में नज़र रहेगी, और मैनेजमेंट की क्या गाइडेंस रहती है डिपॉजिट ग्रोथ को लेके और एनआईएम्स के ऊपर, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगा। क्योंकि आप देखिए स्टॉक गैप अप के साथ खुला और बिल्कुल डेज लो पे आएगा, और अभी फिर से एक बार जो है स्टॉक में वीकनेस आना शुरू हो गई है, अभी लगभग 1% नीचे है। तो कहीं ना कहीं मार्केट को शायद ये डिपॉजिट ग्रोथ और एडवांसेस ग्रोथ का डिफरेंस जो है वो बढ़ता हुआ नजर पड़ रहा है, जिसके कारण थोड़ा बहुत डिसअपॉइंटमेंट है। थोड़ा सा डिसअपॉइंटमेंट, और क्लियरली एक्चुअली अब ये मर्ज्ड एंटिटी को समझने के लिए भी थोड़ा सा समय लगेगा, इतनी आसानी से नहीं समझ पाएगा क्योंकि कई सारा एडजस्टमेंट होने वाला है। लेकिन हाँ, डिसअपॉइंटमेंट तो है। हेमांग ने इस पर व्यू दे दिया था कुछ देर पहले। कविता जी, चार्ट्स पर एक बार नजर डाल के देखिए, ये 1675 पर आया है, किस लेवल पर वो लक्ष्मण रेखा है जिसे होल्ड करना अनिवार्य है स्टॉक के लिए? 1675 के लेवल पर एचडीएफसी बैंक अभी एज ऑफ नाउ ट्रेड कर रहा है। मुझे लग रहा है होल्ड जो करना चाहिए 1610 1600 के लेवल इंपॉर्टेंट होंगे ऑन अ वीकली बेसिस। अभी इमीडिएट बेसिस पे अगर देखें तो 20 डेज मूविंग एवरेज शॉर्टर टाइम फ्रेम में काफी इंपॉर्टेंट होगा, तो 1660 का लेवल होल्ड करना चाहिए। तब तक ये एक प्रॉफिट बुकिंग जोन में काउंटर दिखेगा। HDFC बैंक, तो आपने सारे नंबर्स को देखा, समझा और एक टेक्निकल व्यू भी समझा। यहाँ पर ये है बाजार का सबसे बड़ा दिक्कत का सबब, इंडेक्स वहीं पर जहाँ पे हमने कार्यक्रम की शुरुआत की थी, और निफ्टी भी, बैंक निफ्टी भी हल्का सा वहाँ से लगभग 50-70 पॉइंट पुल बैक लेके ट्रेड करता हुआ। इस क्लोजिंग में एक डिसाइसिव कॉल लेना इंडेक्स में बहुत मुश्किल है, स्पेशली इस बात को कंसिडर करते हुए कि आप एक वीकेंड की तरफ जा रहे हैं। समित चौहान जुड़ चुके हैं हमारे साथ। समित, गुड आफ्टरनून। समित, इंडेक्स पे मैं एक आपका भी व्यू चाहूँगा, आप लोग इंडेक्स पे कर क्या रहे हैं? आप लोगों ने इंडेक्स को छोड़ दिया है एज ऑफ नाउ, नए वीकली कॉन्ट्रैक्ट में किसी बड़े ब्रेकआउट ब्रेकडाउन को चेस करेंगे, या फिर व्यू क्या है और आपका एक स्टॉक स्पेसिफिक कॉल? देखिए फिर ओवरऑल अगर हम देखें तो मार्केट कंसोलिडेशन में के फेज में स्लिप हो गया, क्योंकि काफी वर्टिकल रैली 2 महीनों में आई है, 3000 पॉइंट जो 12-15% की मूव होती है विदाउट एनी मेजर करेक्शन। तो वहां पे कहीं ना कहीं 21,800-850 के आसपास हम थोड़ा बहुत यहाँ पे ब्रीदर देख रहे हैं। अभी भी प्राइस वाइज कोई भी ट्रेंड रिवर्सल का यहाँ पे साइन नहीं मिला है। वो प्रॉब्ली आपको 21,400 या 21,300 ब्रेक होने के बाद दिख सकता है, बट फिलहाल हायर लेवल पे थोड़ा एग्जॉशन का यहाँ पे आपको साइंस दिख रहा है। और जो कल स्ट्रेंथ एक बैंकिंग स्टॉक्स ने देखी थी, उसी ने कहीं ना कहीं एक डिसअपॉइंट किया। एक फॉलो मूव हमने बैंकिंग स्टॉक्स में वैसे आते हुए आज नहीं देखी, और उसी के चलते आज निफ्टी थोड़ा हायर लेवल से यहाँ पे हल्का होते हुए दिख रहा है। तो ओवरऑल आपको एक रेंज है, हायर लेवल पे आपको प्रॉफिट बुक करना है या फिर ट्रेडर शॉर्ट कर सकते हैं। सपोर्ट आता है तो वहां पे आपको पोजीशंस, अगर आपकी शॉर्ट पोजीशन तो वो लिक्विडेट भी कर दिया। तो फिलहाल तो ये रेंज को प्ले आउट करना है। स्टॉक स्पेसिफिक एक शॉर्ट साइड पे हमारा ट्रेड रहेगा विद इन दी बैंकिंग स्पेस। ओवरऑल पीएसयू बैंक्स का जो रीसेंट प्राइस ट्रेंड रहा है वो काफी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम है, और थोड़ा अगर मीडियम टर्म व्यू से देखें तो हमें अभी लगता है कि ये मूव एक्सटेंड होगी, बट एक शॉर्ट टर्म बेसिस पे हमें 2-3 दिनों के लिए हमें प्रॉफिट बुकिंग हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं बैंक ऑफ बड़ौदा में। आज ओवरऑल इसकी जो प्राइस एक्शन देखिए, कल के कैंडल को उसने कंप्लीटली यहाँ पे एंगल्फ कर दिया है, तो प्रॉब्ली आपको 1-2 दिनों तक ये प्रॉफिट बुकिंग एक्सटेंड होते हुए दिख सकती है। तो इसलिए हम बैंक ऑफ बड़ौदा शॉर्ट करने की सलाह देंगे। 239 का स्टॉप लॉस होगा, और एक ट्रेडिंग टारगेट इसके लिए 222 का होना चाहिए। 222 तक आ सकता है, तो बॉब में शॉर्ट टर्म कॉल फिलहाल मंदी का आ रहा है। ये है समित की राय। अच्छा, एक स्पेस जो अच्छा खासा चला है, एक स्टॉक कह सकते हैं, वो है सूला विनयार्ड। करीब 10% के गेंस आज इंट्राडे में बनते दिखाई दिए हैं। वैसे खबर महाराष्ट्र सरकार की तरफ से आ रही है, जहां पर वाइन इंडस्ट्रियल प्रमोशन स्कीम 5 साल के लिए दरअसल फिर से लागू कर दी है। प्रस्ताव कैबिनेट से मंजूरी मिल चुकी है। स्कीम के तहत वाइन इंडस्ट्री को वैट में छूट मिल सकती है। इस स्कीम की वापसी से वाइन इंडस्ट्री को कितना फ़ायदा होगा, कितनी ग्रोथ बनती दिखाई देगी, इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए ऑल इंडिया वाइन प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन के प्रेसिडेंट जगदीश होलकर हमारे साथ है। होलकर साहब, स्वागत है आपका। एक अंदाज़ा दे पाएंगे
कि क्या ये फॉर्मली अप्रूव हो चुकी है क्या स्कीम? पहले तो स्कीम तो वो 1 अगस्त 2009 से चालू है। हाँ, और बीच में ये कोविड की वजह से, पेंडेमिक सिचुएशन की वजह से उसको स्टेड किया गया था। तो अभी फिर गवर्नमेंट ने कल के कैबिनेट में उसको कंटिन्यू कर दिया है, तो कोई नहीं, इट इज इन कंटिन्यूएशन। इट इज इन कंटिन्यूएशन, फेयर इनफ। तो 1 अप्रैल 2020 से वो डिसकंटिन्यू हुआ था, उसको गवर्नमेंट ने फिर से कंटिन्यू कर दिया है। ठीक है। स्कीम तो पुराना है, 2009 से है, 2009 से स्कीम चालू है। बीच में पेंडेमिक की वजह से थोड़ा सा सब जितनी भी इंसेंटिव स्कीम है, गवर्नमेंट ऑफ महाराष्ट्र ने उसको स्टेट किया हुआ था, जी। उसको फिर से कंटिन्यू किया गया है। अच्छा, मैं आपसे ही समझना चाहूंगी नेट बेनिफिट क्या मिलेगा, क्योंकि ये भी मैं पढ़ रही हूँ कि रिफंड मिलने वाला है FY 21, 22, 23 और 24 के लिए। तो नेट किस तरह, कितना रिफंड आएगा, कितना ये बेनिफिशियल रहेगा इंडस्ट्री के लिए? अभी जितना हम महाराष्ट्र में वाइन सेल करते हैं, उसको हमको जो वाइन को है 20% वैट भरना पड़ता है। जब हम 20% वैट भरते हैं तो उसका 16% रीइंबर्स होता है थ्रू इंडस्ट्री डिपार्टमेंट। और फिर वो जैसे कि हमने 100 रुपए अगर वैट के हिस्से में भर दिया, तो उसमें से मतलब कि 80 रुपया वापस आना है। तो हर साल महाराष्ट्र का जो वाइन का ये टोटल सेल है, टर्नओवर है, वो करीब करीब 400 साढ़े 400 करोड़ का है। तो उसमें 80-90 करोड़ का हम वैट सालाना भरते हैं, और फिर उसके 80% हमको वैट रिफंड होता है। तो करीब करीब 60-70 करोड़ वैट रिफंड के तौर पर आता है इंडस्ट्री को। और अगर ग्रोथ देखी जाए तो वी आर ग्रोइंग एट द वो 20-25% से हम हर साल ग्रो कर रहे हैं। मगर हम ये जो मल्टीफोल्ड इंडस्ट्री, हर साल ये इंडस्ट्री मल्टीफोल्ड हो जाएगा, क्योंकि पैंडेमिक के बाद में इंडस्ट्री में काफी बदलाव आया है। काफी लोग जो है तो वाइन को प्रेफर कर रहे हैं, हेल्थ बेनिफिट ऑफ वाइन को सब समझ रहे हैं, और वाइन की पूरी कंट्री में बहुत ज्यादा ग्रोथ आ रही है। तो हमने जो ऑल इंडिया वाइन प्रोड्यूसर्स एसोसिएशन है, हमने उसको 5 फोल्ड इंडस्ट्री करके एक रोड मैप बनाया है। तो वी विल ग्रो 5 टाइम्स बाय 2026। सो 5000 करोड़ इंडस्ट्री का हमने एक मिशन स्टेटमेंट किया है। अभी जो है हम 1500 करोड़ पे पूरा सेक्टर का जो है इंडस्ट्री हम उतना टर्नओवर कर पा रहे हैं। मगर हम बाय 2026 वी विल रीच टू 5000 करोड़ इंडस्ट्री। ओके, चलिए, तो ये यहाँ पर आपने वैट इश्यूज और रिफंड की अगर आप देखें सारी बातें क्लैरिफाई कर दी। होलकर साहब, मैं यही जानना चाहता था जिसको आपने कहा विजन फॉर 2026, आई मीन 5 फोल्ड। अभी भी अगर आप देखें तो वाइन प्रोडक्शन और अंगूर की खेती ये कुछ स्टेट्स तक ही लिमिटेड है। इसके प्रोडक्शन को बढ़ाने के लिए, अंगूर की खेती कई स्टेट्स तक ले जाने के लिए और क्या कदम उठाए जाने चाहिए आपके मुताबिक, ताकि ये जो आपने 2026 का एक लक्ष्य रखा है वो सक्सीड हो पाए? बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि वाइन का जो पोर्टफोलियो है वो काफी, इसकी रेंज जो है, प्रोडक्ट रेंज काफी बढ़ रही है। हमने शुरुआत की थी स्टील वाइन से, अब फिर हमने स्पार्कलिंग वाइन का पोर्टफोलियो इसमें ऐड कर दिया। फिर वाइन बेस्ड अल्कोहलिक बेवरेजेस भी इसमें आ रहे हैं, फ्रूट वाइन भी इसमें आ रहा है, मीट भी आ रहा है, साइडर भी आ रहा है। तो और फिर वाइन टूरिज्म भी बढ़ रहा है। तो ये सारा सेक्टर जो है ग्रो हो रहा है। तो ग्रेप टू ग्लास टोटल इसकी जो वैल्यू चेन है वो स्ट्रेंथन होती दिखाई दे रही है। तो उसमें कोई दो राय नहीं, कोई दिक्कत नहीं दिख रही है कि भाई हम इसको न अचीव करें, क्योंकि जिस प्रकार से लोग वाइन को अभी अप्रिशिएट करने लगे हैं, तो यकीनन वाइन का मार्केट जो पहले कुछ मेट्रोपॉलिटन में सीमित था, अभी सारी कंट्री में उसको प्रेफर किया जा रहा है। और कई स्टेट ने, जैसे कि महाराष्ट्र के साथ साथ कई स्टेट ने वाइन फ्रेंडली पॉलिसी को अडॉप्ट किया हुआ है।
तो यकीनन वी विल अचीव द टारगेट। होलकर जी, मैं इनफैक्ट डॉक्यूमेंट्री देख रही थी जब कैलिफोर्निया में वाइन प्रोडक्शन शुरू हुआ था या फिर जब विन्यार्ड्स लगने शुरू हुए थे तो सारे फ्रेंच वाइन प्रोड्यूसर्स ने कहा था ये तो नॉनसेंस है, आप कैलिफोर्निया में रह के ग्रेप उस क्वालिटी के ग्रेप्स और उस क्वालिटी की वाइन नहीं बना सकते। लेकिन नापा वैली हम सब जानते हैं कि एक बहुत प्रोमिनेंट वाइन प्रोड्यूसिंग स्टेट बन चुका है यूएस में। क्या ऐसा कुछ कंपटीशन नासिक की वाइन को मिल सकता है देश में या फिर ऐसी कुछ हो रहा है क्या? बिकॉज इसमें बिल्कुल हो सकता है। हमारे सामने चैलेंज वही होगा कि वी हैव टू अल्टीमेटली एट द एंड ऑफ द डे वी हैव टू क्रिएट आवर ओन इंडिजिनस आइडेंटिटी। हमको नासिक का वाइन इंडियन वाइन करके हमको आगे आना पड़ेगा। देयर इज नथिंग गुड एंड बैड, वी हैव टू रिमेन डिफरेंट। हमको अपनी अलग पहचान से मार्केट में, दुनिया के मार्केट में हमको खुद को प्रेजेंट करना पड़ेगा। और यकीनन नासिक का टेरवार जो है वो दुनिया से हटके है, अलग है। यहाँ का क्लाइमेटिक कंडीशन, वेदर कंडीशन, माइक्रो क्लाइमेटिक कंडीशन अलग है। तो यहाँ से जो अंगूर निकलता है वो उसके कैरेक्टर्स अलग होते हैं, तो इसकी वाइन भी अलग होती है। तो दुनिया में जितने भी वाइन लवर्स है, कॉनोशियर है, कंज्यूमर है, वो चाहते हैं कि हर एक कंट्री का, हर एक टेरर का अलग अलग वाइन को टेस्ट करे। तो यकीनन नासिक का वाइन जो है, नासिक का ग्रेप, इट इज वेरी फेमस एंड वी आर एक्सपोर्टिंग आवर ग्रेप्स टू द वर्ल्ड एज अ टेबल ग्रेप्स। मोर देन 2,000-3,000 कंटेनर्स वी आर एक्सपोर्टिंग ईच एंड एवरी ईयर। तो यकीनन हमारे ग्रेप्स के क्वालिटी में वी आर एट पार विद द इंपोर्टेड स्टफ्स एज पर एज क्वालिटी इज कंसर्न। तो कोई दिक्कत नहीं है, कोई दोहरा नहीं है इसमें। तो जैसे कि नापा वैली हुआ है, वैसे नासिक वैली भी अम्ब्रेला ब्रांड बन सकता है। जैसे कि ज्योग्राफिकल इंडिकेशन इसको ऑलरेडी मिल चुका है। इट इज अंडर ODOP, वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, को भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसको सिलेक्ट किया हुआ है। राइट। तो GI के तौर पर उसको GI itself will remain umbrella brand। तो नासिक वैली भी नापा वैली जैसा हो सकता है। अच्छा, मैं आपसे फिर फाइनली ये पूछना चाहूंगी, क्योंकि हम बस नए साल में उतरे हैं, तो आई एम श्योर आप लोगों के पास वो डेटा आ गया होगा कि क्रिसमस में कितनी सेल हुई और ये न्यू ईयर वाली सेल्स, ईयर एंड वाली सेल्स कितनी थी, ताकि फिर हम अंदाजा लगा सके कि 16 के जब नंबर्स आएंगे वो कैसे रहेंगे। नहीं, यकीनन ग्रोथ काफी पैंडेमिक के बाद में हमने देखा है कि काफी सडन ग्रोथ हमने नोटिस की हुई है अक्रॉस द कंट्री। और अभी इस साल भी वी आर एक्सपेक्टिंग मोर देन 25% ग्रोथ, ये कंपेयर टू लास्ट ईयर। तो यकीनन इसमें टूरिज्म में ग्रोथ हुई है, टूरिस्ट फुटफॉल में ग्रोथ हुई है, वाइन कंजम्पशन में ग्रोथ हुई है, वाइन प्रोडक्शन में ग्रोथ हुई है। तो ओवरऑल सारा ग्रोथ ही है। तो ये दिसंबर जो फेस्टिव सीजन होता है, नवंबर दिसंबर, वो ज्यादातर लोग इसको वाइन को प्रेफर करते हैं। और जो विंटेज 23 की जो वाइन है वो सितंबर, अक्टूबर, नवंबर ऑनवर्ड बननी चालू होती है, मार्केट में आनी चालू होती है। तो लोग उसको टेस्ट करना ज्यादा पसंद करते हैं। तो यही सीजन होता है नवंबर दिसंबर ऑनवर्ड, जो वाइन को, जो विंटेज को सेलिब्रेट किया जा सकता है। बहुत बहुत शुक्रिया होलकर साहब हमारे लिए समय निकालने के लिए और डिटेल में समझाने के लिए इस पॉलिसी को और ओवरऑल क्या पोटेंशियल है भारतीय वाइन इंडस्ट्री का। रखते हैं स्टॉक स्क्रीन पर सूला का। हेमांग, शेयर पर कोई टिप्पणी? हमने इंडस्ट्री पर्सपेक्टिव तो ले लिया, लेकिन किस तरह के रिटर्न्स कमा सकता है स्टॉक, कंसिडरिंग 11% ऐसे ही भाग चुका है आज इस खबर पर? देखिए, डिस्क्रिशनरी कंजम्पशन एक बहुत बड़ा थीम उभर के आ रहा है और उसमें जो ओन्ड ब्रांड्स की जो है, सोला विनयार्ड की जो पोजीशनिंग है और जिस तरह की ग्रोथ और जिस तरह की ब्रांड उन्होंने बनाई है, मुझे लगता है कि काफी इंटरेस्ट रहेगा। हालांकि बहुत बड़ा एलोकेशन वाला स्टॉक तो नहीं है, पर डेफिनेटली एज अ मिड कैप कंपनी जहां पे आप एक 3 to 5% काइंड ऑफ एलोकेशन ले सकते हो, Sula can be a very interesting theme and story. Apart from
जो बाकी बड़े जो प्लेयर्स हैं जैसे मैकडॉवेल्स हो गया या पी हो गया, तो मुझे लगता है कि ये थीम एक बहुत बड़े पैमाने पे उभर के आएगी और डेफिनेटली इसके अंदर एक एक्सपोजर लेना ही चाहिए। चलिए, लगभग हमने क्लोजिंग का आधा घंटा समर्पित किया जनाब वाइन पर। वाइन और अंगूर, सुबह से वैसे ही सर दर्द हो रहा था। इतना लंबा डिस्कशन सुन के अगर आप देखें हर्षता, थोड़े चक्कर से आने लगे। वीरू, आपको आ रहे होंगे चक्कर, लेकिन बाजार में थोड़ी सी तेजी आ गई है ये वाइन की डिस्कशन सुन के। अब देखिए 40 पॉइंट ऊपर आ गया निफ्टी, इसी की जरूरत थी। ये आप वो देखें, मैंने क्या कहा था, बैंक निफ्टी 47,860, दैट इज 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। अभी मैं कह रहा हूँ अजता कि हमारा मार्केट अभी शॉर्ट टर्म 10 डेमा को रिस्पेक्ट दे रहा है। एग्जैक्टली 860, अभी बात हुई आपकी और मेरी, एग्जैक्टली 860 लो है। तो ये क्लोजिंग एक ठीक ठाक क्लोजिंग होगी हमारे लिए मंडे मॉर्निंग के लिए। टिल द टाइम वी आर होल्डिंग 860 द डाउन साइड। और निफ्टी के लिए भी आज का बेस था 21,610, वही लो है। बट इंडल्ज नहीं होंगे हर्षता, मेरे ख्याल से जो कर रहा है ट्रेड, लेवल बेस्ड ट्रेडिंग कर रहा है, ठीक है, उसके लिए ठीक है, बट ज़्यादा इंडल्ज नहीं होंगे। यहाँ पे स्टॉक्स पे आते हैं जो आप अच्छा पुल बैक दे रहे हैं। एक बार आप लेके आइएगा LNT। मैं देखिए अभी ट्रेड कुछ और रेंज जाऊंगा क्योंकि 4 का चौका लेना है हमें, लेकिन आप LNT को देखिए, डे हाई की ट्रेजेक्ट्री में करीब 3514 पे, यहाँ पे मेरे स्क्रीन पर इसकी 3500 की पुट बहुत तहजीब से बिक रही है। मैं इस पर आऊँगा, लेकिन एक काम करते हैं, 4 का चौका ले लेते हैं पहले। 4 ट्रेड्स आपका इंतजार कर रहे हैं। पहले लेते हैं सस्ता ऑप्शन, ये मानस जी के सौजन्य से आएगा। मानस जी बताइए क्या पिक कर रहे हैं आप आज का सस्ता ऑप्शन? देखिए, स्ट्रेंथ आईटी स्टॉक्स में है और उनमें से एक बिरला सॉफ्ट है जिसने कुछ 2 दिन पहले लोअर लेवल पे 670 के आसपास सपोर्ट लिया। फाइनली आज 10 डे और 20 डे मूविंग एवरेज को रीगेन कर लिया है। तो आई थिंक बिरला सॉफ्ट के ऑप्शन में खरीदारी करनी चाहिए। 710 वाला कॉल ऑप्शन 30 रुपए पे ट्रेड हो रहा है, वहां पे 24 रुपए की स्टॉप लॉस से खरीदारी करिए। आई थिंक इस ऑप्शन में आपको 45 रुपए तक के भाव देखने को मिल सकते हैं। ओके, तो यहाँ पर बिरला सॉफ्ट आईटी में सबसे ज़्यादा पुल बैक आया, मतलब ये पिछले 20 मिनटों का जो पुल बैक था, और आईटी इंडेक्स फिर जाके स्ट्राइक करता है अपने 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को। अगला ट्रेड पिक करते हैं यहाँ पर, वो है राजेश सतपुत्र जी का एफएनओ सुपरस्टार। राजेश जी क्या पिक करेंगे आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी देखिए, हम थोड़ा सा लो बीटा सेक्टर पे फोकस करेंगे। डाबर, मुझे लगता है डाबर जिस तरह से यहाँ पे गैप अप हुआ और उसके बाद एक साइडवेज ट्रेड है, कंप्लीटली 4 to 5 रुपीज का मूव है, तो मुझे लगता है यहाँ पे कंसोलिडेशन अच्छा मिल रहा है। सो प्रोबेबली ये ट्रेड थोड़ा पोजिशनल भी है, आप इसको लेके जा सकते हैं। तो डाबर इज अ बाय। 570 फ्यूचर में चल रहा है, बाय करें एटलीस्ट 4 रुपीज के स्टॉप लॉस के साथ। योर स्टॉप लॉस विल बी एट 566 और जो टारगेट होना चाहिए नेक्स्ट टारगेट दैट विल बी 584 इनिशियली। अगर वो निकले तो मुझे लगता है 600 को टेस्ट करेगा। सो डाबर लुक्स गुड टू मी। ओके, डाबर एक इंटरेस्टिंग ट्रेड। समित बताइए चार्ट का चमत्कार। देखिए अर्षदा, यहाँ पे ब्रॉडर मार्केट के स्टॉक्स के साथ ही जाना चाहेंगे। यहाँ पे फिनमिक्स इंडस्ट्रीज की अगर हम बात करें तो ये स्टॉक काफी टाइम से एक कंसोलिडेशन की फेज में चल रहा था। 200 डे सिंपल मूविंग एवरेज के आसपास कहीं ना कहीं उसने अपनी पोजीशन सीमेंट कर चुकी है और लास्ट 3 दिनों से हम वापस इसमें स्ट्रेंथ देख रहे हैं। आज उसने कन्विंसिंग ब्रेकआउट दिया 220 के ऊपर, और अगर हम वॉल्यूम एक्टिविटी देखें तो लास्ट 10-15 दिन के जो औसत वॉल्यूम्स है उसके थ्राइस 4 टाइम्स हम वॉल्यूम्स यहाँ पे बढ़ते हुए देख रहे हैं। तो इसलिए हमें लगता है कि ये एक अप्रोप्रिएट कैंडिडेट हो सकता है यहाँ पे, जिसमें आपका लक्ष्य 248 का रखना चाहिए और जो स्टॉप लॉस लेवल अभी रहेगा वो 218 का रहेगा। रिलैक्स इंडस्ट्रीज में एक अपॉर्चुनिटी 248 के लिए स्टॉक में तेजी है। हेमांग, आपकी राय क्या रहेगी? मिड कैप फंडा क्या पिक करेंगे? मैंने चुना है गोदरेज इंडस्ट्रीज। इनफैक्ट जब हमारे यहाँ वाइन के ऊपर डिस्कशन चल रहा था तो वो स्टॉक लगभग 2 से 3% का मोमेंटम अभी लास्ट अबाउट 5 to 7 मिनट्स में ही हमने देखा है। तो बेसिकली जो होल्डिंग कंपनीज है, पर्टिकुलरली जो अच्छे ग्रुप की, वहां पे एक हमने अच्छा सा बड़ा इंटरेस्ट भी देखा है, री रेटिंग भी देखा है। तो गोदरेज इंडस्ट्रीज में जो 4 कंपनी का उनके पास इन्वेस्टमेंट है, कंज्यूमर, प्रॉपर्टीज, एग्रोवेट और कैपिटल, उसमें हमें लगता है कि जो बहुत बड़ा एक मार्केट प्राइस एक्शन हमने देखा है वो प्रॉपरली अभी गोदरेज इंडस्ट्रीज के प्राइस पर रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है और उसका जो फ्लोटिंग स्टॉक है कंसिडरिंग प्रमोटर होल्डिंग वो भी काफी कम है। तो मुझे लगता है कि 20 to 25% का अपसाइड गोदरेज इंडस्ट्रीज में करंट प्राइस से मिल सकता है और बहुत ही हाई क्वालिटी मिड कैप कंपनी ये साबित हो सकती है।
ओके तो ये फिलहाल वो ट्रेड गोदरेज पर आ रहा है जहां पर एक अपॉर्चुनिटी। चलिए मैं सारे ट्रेड्स आपके लिए रिकैप कर रही हूँ। बिरला सॉफ्ट पर सस्ता ऑप्शन दिया है इस समय मानस ने। 710 का कॉल लेने की सलाह, 45 आपके लिए टारगेट रहेगा, 24 का स्टॉप लॉस लगाइए। अगला ट्रेड आया राजेश सातपुते की तरफ से डाबर पर 584 का टारगेट, 600 अगला रहा टारगेट, 566 का स्टॉप लॉस। समित ने पिक किया कैश मार्केट से फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज 248 के लिए मौका है, 218 स्टॉप लॉस रखें। और अभी अभी गोदरेज इंडस्ट्रीज पर एक व्यू, 3.5% ऊपर है वैसे स्टॉक, और हेमांग कह रहे हैं यहाँ पर आप खरीदारी करके चलें। ये है वो सभी ट्रेड्स जिस पर आपकी नज़रें होनी चाहिए। चलिए इस बीच एक बहुत तगड़ा स्विंग बैक देखने को मिला है। निफ्टी बैंक तेज़ी से रिकवर होता हुआ और जो तेज़ी की ग्रांट आई है वो HDFC बैंक की बदौलत आ रही है। दिखाइएगा एक बार HDFC बैंक, ये नियरली 1683 पर आ चुका है, जहां पर पूरा दिन इसमें दबाव देखने को मिला, 0.5% का स्विंग बैक देखने को मिला है। तो यही रिस्पॉन्सिबल था सुबह में थोड़ा सा मार्केट को नीचे खींचने में, और यही रिस्पॉन्सिबल है अब मार्केट को ऊपर बढ़ाने में। इंडसइंड बैंक, HDFC बैंक, एक्सिस पॉजिटिव टेरिटरी में। इनफैक्ट एक्सिस का मूव ज़्यादा स्ट्रॉन्ग दिख रहा है, 1.25% ऊपर, जहां पर बाकी सब में बिकवाली देखी जा रही थी। समित एक क्विक कॉल एक्सिस पर देंगे आप प्लीज़? देखिए अर्षद, अगर एक्सिस की बात करें तो एक्सिस एक आउट परफॉर्मिंग स्टॉक रहा है विद इन दी बैंकिंग स्पेस। लगातार उसमें एक सीरीज ऑफ हायर हाइज हायर लोज हम देख रहे हैं, और अभी भी एक अच्छे खासे 3 से 4 वीक के कंसोलिडेशन के बाद वापस उसने जो अपवर्ड ट्रैजेक्टरी है वो यहाँ पे रिज्यूम कर दी है। तो यहाँ पे एक इमीडिएट चैलेंज है अराउंड 1150। ये 1150 जैसे ब्रेक होता है, आपको एक बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट भी कंफर्म होते दिखेगा, और फिर 1180 1200 के लेवल इसमें दिख सकते हैं। बट 1150 क्योंकि एक इंपॉर्टेंट हर्डल है, जब तक ये ब्रेक नहीं होता है तब तक आपको कंफर्मेशन भी इस ब्रेकआउट का नहीं मिलेगा। ओके चलिए, मार्केट में पुल बैक एंड थैंक्स टू HDFC बैंक। निफ्टी बैंक फिर एक बार से स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में, अब मात्र 14 अंक ही नीचे रह गया है, बट इट्स HDFC बैंक जिसने अभी कुछ देर पहले मोर और लेस अपनी पिछले 3 दिन का जो लो था, कल का लो, परसों का लो, उसको रिविजिट किया, फिर वहीं से पुल बैक देता हुआ। अब एक काम करते हैं, अब रुख करते हैं बिग मार्केट वॉइसेस और 2024 आउटलुक पर अब बातचीत करते हैं। हमारे साथ मिस्टर अनिरुद्ध सरकार, चीफ इन्वेस्टमेंट ऑफिसर, क्वेस्ट इन्वेस्टमेंट एडवाइजर्स के जुड़ चुके हैं। अनिरुद्ध जी नमस्कार, कार्यक्रम में स्वागत है आपका। सबसे पहले आपको नववर्ष की शुभकामनाएं। वेरी हैप्पी न्यू ईयर टू यू। कहते हैं ना कि मतलब 2024 शुरू हुआ कि वॉलेटिलिटी हमको देखने को मिल रही है, एंड थैंक्स टू US मार्केट, बॉन्ड यील्ड्स एक बार फिर से वो टर्बुलेंस जो कि पिछले 3 महीने हमने देखी थी, 3 महीने पहले देखी थी, इस टर्बुलेंस को आप कैसे रीड कर रहे हैं, और क्या ये किसी सीरियस प्रॉफिट टेकिंग में कन्वर्ट हो सकती है, स्पेशली कंसिडरिंग US बॉन्ड यील्ड्स? हाँ, तो आई विल से कि इस साल हम लोगों ने बिगिन किया है एट अ वेरी हाई लेवल, नॉट जस्ट इंडियन मार्केट्स बट इंटरनेशनल मार्केट्स आल्सो। अगर मैं देखूं इस साल में जो जो इवेंट्स होने वाले हैं वो फैक्टर इन करके, एंड पिछला साल जो रहा है बहुत अच्छा रहा है सब मार्केट्स के लिए, स्पेशली फॉर द US मार्केट एंड फॉर इंडियन मार्केट। इंडियन मार्केट ने अंडर परफॉर्म किया बट US मार्केट बहुत स्ट्रॉन्ग था। इन दैट व्यू मैं बोलूंगा थोड़ा सा वहां पे करेक्शन इज वेरी वेरी इमिनेंट होना भी चाहिए, बिकॉज जो टॉप के 7 to 8 कंपनीज थे, दे वर द वंस पूरे मार्केट को दे वर ड्राइविंग। वहां पे उनका थोड़ा अर्निंग्स डाउनग्रेड भी एक्सपेक्टेड है। अगर हम देखें पिछले हफ्ता 10 दिन में एप्पल का थोड़ा डाउनग्रेड हुआ है फ्रॉम सम ऑफ द ब्रोकिंग हाउसेस, सिमिलरली टेस्ला का भी कुछ डाउनग्रेड्स आ रहा है। सो आई वुड से US मार्केट में थोड़ा करेक्शन इज वेरी वेरी लाइकली टू हैपन एटलीस्ट इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ दिस कैलेंडर ईयर। नाउ बॉन्ड यील्ड्स का डेफिनेटली इम्पैक्ट रहेगा, एंड जो US फेड ने भी इंडिकेशन दिया है दैट द इंटरेस्ट रेट साइकिल हैज पीक्ड आउट। ब्रॉडली जो एक्सपेक्टेशन है मार्केट का इस साल अराउंड 150 बिप्स का आई वुड से द रेट कट इज एक्सपेक्टेड। ये फ्रंट एंडेड होगा या बैक एंडेड होगा, वील हैव टू सी, बट आई थिंक जो पूरा इकोनॉमिस्ट कम्युनिटी पिछले साल द रिसेशन का एक्सपेक्टेशन था, सॉफ्ट लैंडिंग, हार्ड लैंडिंग, वो आई थिंक सम पार्ट ऑफ दैट लैंडिंग इस साल देखने को मिलेगा। वेदर happens in the first half or second half, we'll have to see, but I think थोड़ा स्लो डाउन इन द US इकोनॉमी इज एक्सपेक्टेड इस साल। दूसरा जो एक बहुत बड़ा फैक्टर है, आई वुड से पिछले साल यूरोप वाज वेरी स्लो एज एन इकोनॉमिक ग्रोथ,
हो सकता है इस साल यूरोप माइट डू बेटर देन यूएस मार्केट विथ रिगार्ड टू इकोनॉमिक ग्रोथ एक्टिविटी। तो पिछला साल जो यूएस मार्केट का फ्रंट था, इस साल हो सकता है यूरोप माइट टेक चार्ज एंड थोड़ा कूलनेस इन द यूएस मार्केट इज पॉसिबल। ओके, बिट ऑफ कूलिंग ऑफ इन यूएस मार्केट पॉसिबल। एक और सर, अगर मैं मोटे तौर पे ये मान के चलूं कि CY24 विल बी अ ईयर ऑफ रेट कट्स भारत में, यूएस में, हम भारत की बात करते हैं, उसको केंद्र बिंदु रख के बात करते हैं, रेट कट्स होना, आपकी EMIs का कम हो जाना, आपके पास जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है उसका थोड़ा सा बढ़ जाना, क्या थीम रहेगी आपके मुताबिक इसके मद्देनज़र 2024 की? क्या रियल स्टेट इंसिलरी, क्या ट्रेवल्स टूरिज्म, क्या FMCG, क्या जो डिस्क्रिशनरी स्पेंड है वो बढ़ेगा, और ऐसे में क्या यही स्पेस आपके रडार पे होने चाहिए? आई विल से पिछले ऑलमोस्ट 6 to 9 मंथ से हम लोग का एक फोकस रहा है, एंड वो फोकस आई विल से इन्वेस्टर्स को ध्यान में रख के ये पूरे साल में ये प्ले आउट होगा। जो 3 बड़ा एरिया है जहां पे आई थिंक द रेट साइकिल अलॉन्ग विथ द होल इंडिया स्टोरी प्ले आउट होगा, दोनों का आई वुड से द कोरिलेशन होने वाला है। द रेट साइकिल सॉफ्टनिंग एंड ऑल्सो डिमांड बीइंग वेरी स्ट्रांग ऑन द डोमेस्टिक साइड। 3 जो बड़ा थीम प्ले आउट होगा, एक होगा आपका अर्बन कंजम्पशन, दूसरा होगा आपका कैपेक्स साइकिल, बोथ प्राइवेट कैपेक्स एंड पब्लिक कैपेक्स, और तीसरा होगा योर बैंक्स एंड फाइनेंशियल्स, बिकॉज द लेंडिंग ग्रोथ इज गोइंग टू बी एट इट्स ऑल टाइम हाइज। इनफैक्ट अगर मैं देखूं लास्ट 4 क्वार्टर में द लेंडिंग ग्रोथ हैज बीन वेरी वेरी स्ट्रांग। ये ट्रेंड आई थिंक 2024 में भी कंटिन्यू होने वाला है, एंड वी विल कंटिन्यू टू सी द लेंडिंग ग्रोथ वेरी स्ट्रांग फॉर द बैंकिंग सेक्टर। उसका अगर मैं एक बड़ा फैक्टर बोलूं, कैपेक्स साइकिल एक बड़ा फैक्टर है, बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक कैपेक्स। 2010 में जो पीक कैपेक्स साइकिल था, अगर मैं बोलूं जो कैपेक्स टू जीडीपी रेशियो बोलते हैं हम लोग, वो 2010 में बहुत हाई था। वहां तक पहुंचने में वी आर स्टिल ऑलमोस्ट 7% अवे। सो आई थिंक बहुत स्कोप है फॉर द कैपेक्स साइकिल टू पिक अप। एंड दूसरा एक फैक्टर है, अगर मैं डोमेस्टिक कॉर्पोरेट्स का देखूं, उनका डेट इक्विटी रेशियो इज एट ऑल टाइम लोज। So there's a huge scope for borrowing, huge scope for corporate, the lending growth to happen. और तीसरा फैक्टर जो है वो है the balance sheet of the banks, both private and public. उनका balance sheet is the most well capitalized we have seen in the last 10 years at least. So I think ये तीनों जो चीज है, they will go hand in hand, which is the capex cycle picking up, corporate debt equity being very low, and balance sheet of banks being very strong. डोमेस्टिक कंजम्पशन में हम लोग अर्बन कंजम्पशन प्ले कर रहे हैं। लास्ट 1 साल से हम लोग अर्बन कंजम्पशन पे फोकस कर रहे हैं। आई थिंक इस साल भी हम लोग अर्बन कंजम्पशन पे ही फोकस करेंगे। द रीजन बीइंग जो एग्री कंजम्पशन है, वहां पे अभी तक वी आर नॉट सीइंग द इंडिकेशंस कि जहां पे द रूरल कंजम्पशन कैन पिक अप। तो जब तक वो नहीं मिलता है, आई थिंक अर्बन कंजम्पशन प्ले करना बेटर है, बिकॉज वहां पे द रेजिलियंस ऑफ डिमांड इज वेरी स्ट्रांग। तो अर्बन कंजम्पशन वाली थीम्स आप कह रहे हैं वो ध्यान में रखी जाए। अच्छा, इस बीच मैं मार्केट पर एक बार एक नजर डाल लेती हूँ अनिरुद्ध जी। निफ्टी बैंक पॉजिटिव टेरिटरी में, वो 500 पॉइंट जो ऊपरी लेवल से फिसला था, वहां से देखिए कितनी बड़ी रिकवरी आई है। इनफैक्ट टिकर टीम से गुजारिश है, डे लो से कितना रिकवर हुआ वो भी दिखा दीजिए। 48,236 के लेवल्स पर आ चुका है, करीब 45 पॉइंट ऊपर। मिड कैप इंडेक्स अब 90.2 पर, और एक बार फिर 21,700 के पार निकलता हुआ निफ्टी दिखाई देगा। तो निफ्टी का आज का हाई था 21,749 और वहीं से ये फिसला था और उसी तरफ ये बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। 400 पॉइंट रिकवर हो चुका है निफ्टी बैंक। क्या वाइल्ड स्विंग्स देखने को मिले हैं आज इस बाजार में, और कुछ खास ऐसी वजह समझ नहीं आ रही है। इतनी वॉलेटिलिटी की कोई वजह है क्या अनिरुद्ध जी? एक ही दिन में इतने बड़े बड़े मूव्स आ रहे हैं निफ्टी बैंक में। I think it is all a indication that Indian market में बहुत सारे participants आ गए। Whether we talk about the retail participants, the prop desk, domestic institutions, mutual funds, pension funds, FIs, sovereign funds. I think last 3 साल में जो उन्होंने देखा है कि the number of participants going up exponentially, वो एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि आप मार्केट्स में ऐसे वाइल्ड स्विंग्स देखेंगे। The reason for that is that जिसने पहले एंट्री किया है, दे आर ट्राइंग टू बुक प्रॉफिट्स एट हायर लेवल्स। जो लोग वेट कर रहे थे कि मार्केट थोड़ा नीचे आएगा और इंडिविजुअल स्टॉक थोड़ा नीचे आएंगे तो एंटर करेंगे, दे आर एंटरिंग। सो आई थिंक इट्स अ गुड इंडिकेशन कि मार्केट में पार्टिसिपेशन फ्रॉम ऑल सेगमेंट्स हैव गॉन अप
एंड जो बहुत बड़ा फैक्टर है जो इस साल होने वाला है एटलीस्ट फॉर द फर्स्ट हाफ बिकॉज इलेक्शंस है, आई थिंक ये वोलेटाइल मार्केट्स इज गोइंग टू बी देयर, वीकली अप्स एंड डाउन्स, इंट्राडे अप्स एंड डाउन्स, आई थिंक इट इज बाउंड टू बी देयर। इन ऑल दिस मैस हम लोग जो बोल रहे हैं इन्वेस्टर्स को कि सिर्फ आप कंपनीज पे फोकस कीजिए, कौन से कंपनीज में अर्निंग्स इज गोइंग टू बी रेजिलिएंट, 18-20-25% अर्निंग्स ग्रोथ आने वाला है, कौन से कंपनीज में सेक्टर्स में वैल्यूएशन कंफर्ट है। सो कोई भी ऐसा वोलेटाइल डे होता है, टिपिकली व्हाट आई टेल माय इन्वेस्टर्स एंड आवर कम्युनिटी इज दैट डोंट डू एनीथिंग, जस्ट वॉच द स्क्रीन और वॉच योर बिजनेस चैनल एंड डोंट टेक एनी एक्शन ऑन अ डे लाइक दिस। That's a good advice to watch our business channel for sure. अच्छा अनिरुद्ध जी, आपने तो साफ कहा कि अर्बन कंजम्पशन पर फोकस करें। मैं आपसे एक चीज़ समझना चाहूँगी, टेक्नोलॉजी पर क्या स्टांस रहेगा आपका, कंसिडरिंग नेक्स्ट वीक ऑनवर्ड्स इन्फी TCS सबके नंबर्स आना शुरू होंगे। बीच में जब ये फेडरल रिजर्व से बयान आए थे कि 2024 वुड बी अ ईयर ऑफ रेट कट्स, तो होप जागा था। कमेंट्री कब तक बदलेगी ये बताइए, क्या वो फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY25 तक आती हुई दिखाई देगी ज्यादा बेहतर, या फिर कुछ और इंतजार करना पड़ेगा? सो पिछले एक साल से हमारा व्यू रहा है एक्सट्रीमली नेगेटिव ऑन आईटी, एंड जो उसका रीजन था आई थिंक वो प्ले आउट हो रहा है। आज के दिन में अगर मैं बोलूंगा, ऑल द मैनेजमेंट्स वी आर इंटरेक्टिंग विद आईटी सेक्टर में सबका अभी भी कमेंट्री बहुत वीक है। ये वाला क्वार्टर जो हम लोग एंटर किए, थर्ड क्वार्टर जिसका भी अर्निंग्स आने वाला है, आई डोंट थिंक सो ये क्वार्टर में कुछ एक्साइटिंग देखने को मिलेगा। आई थिंक पोस्ट दिस क्वार्टर फ्रॉम द फोर्थ क्वार्टर ऑनवर्ड्स आई थिंक इट्स अ गुड टाइम जहां पे आईटी देखना चाहिए, बिकॉज जो रेट साइकिल का द रिवर्जन विल हैपन इन द यूएस इकोनॉमी, उसका एटलीस्ट 6 मंथ्स के लैग से इम्पैक्ट आना लगता है विद रिगार्ड टू द आईटी डिस्क्रिशनरी स्पेंड्स इन डिफरेंट कॉर्पोरेट्स इन द यूएस इकोनॉमी। सो उसका आपको एक्चुअल अर्निंग्स में इम्पैक्ट मे बी फ्रॉम द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ FY25 देखने को मिलेगा। सो आई वुड से समवेयर इन दिस क्वार्टर, द फोर्थ क्वार्टर, accumulating some of the good IT companies should be a good allocation. In fact, हमारे portfolios में we have not had any IT for almost 1 year. We have now started looking at different IT companies, though we have not entered, but we are evaluating different IT companies across mid cap, small cap and large cap. Valuation comfort देखे तो large cap में है, earnings growth देखे तो mid cap में है, but that is a very difficult zone जो match करना पड़ता है कि earnings और valuation दोनों हैंड इन हैंड कहाँ पे मिलता है, जो अभी ज्यादा दिख नहीं रहा है, बट इसलिए हम लोगों ने वॉच पे रखा है। बट आई थिंक ये क्वार्टर रहेगा जहां पे आईटी कैन बी लुक्ड एट एडिंग इन पोर्टफोलियोज। अनिरुद्ध जी, एक और चीज़, जब हम लार्ज कैप प्राइवेट बैंक्स में एक बहुत आई थिंक जिसे कहते हैं ना हम डिफरेंस, वो जो प्राइस परफॉर्मेंस में बहुत डिफरेंस है। कोटक बैकफुट पे, HDFC बैंक नॉट स्टेबल, ICICI बैंक ने ठीक किया बट एग्रेशन था एक्सिस बैंक के पास, इंडसइंड बैंक के पास। PSU बैंक्स पे आपका टेक क्या है? यहाँ SBI ने भी ऑल टाइम हाई क्रिएट किया, कैनरा बैंक एट 50 रुपये हाई एट ऑल टाइम हाई, सेम इज द केस विद बैंक ऑफ बड़ौदा। ज़्यादा झुकाव आपका किसकी तरफ है इस कैलेंडर वर्ष के लिए? इन दिस ईयर आई विल से प्राइवेट बैंक्स इज द प्लेस जहां पे हम लोग बेट करेंगे, बिकॉज आई थिंक जो पहले जो मैसिव वैल्यूएशन गैप था बिटवीन प्राइवेट एंड PSU, दैट गैप अभी बहुत नैरो हो गया है। सो आई वुड से कि जो ग्रोथ आने वाला है इन द प्राइवेट बैंक्स, द बिग प्राइवेट बैंक्स जो आपने नाम लिया, ICICI, एक्सिस, HDFC, कोटक, उनमें जो ग्रोथ आने वाला है एंड उसमें जो प्राइस टू बुक मल्टीपल पे दे आर कोटिंग कंपेयर टू द ग्रोथ जो PSU बैंक में आने वाला है एंड कंपेयर टू द प्राइस टू बुक विच दे आर कोटिंग, आई थिंक प्राइवेट बैंक्स शुड बी हेल्ड इन दिस ईयर। एक टाइम था जब हम लोग PSU में बहुत ओवरवेट थे, बट उस टाइम पे वैल्यूएशन डिस्काउंट सिग्निफिकेंटली हाई था इन PSUs, जो आज के दिन में इट्स नॉट देयर। हैविंग सेड दैट, मैं बोलूंगा अगर कोई इन्वेस्टर अराउंड 30% ऑफ द पोर्टफोलियो बैंकिंग में एलोकेट कर रहा है, आई थिंक सम पार्ट ऑफ द पोर्टफोलियो एज एन इन्वेस्टर कैन बी लुक्ड एट बाइंग द PSU बैंक ETF इंस्टेड ऑफ selectively buying SBI, Canara Bank और Bank of Baroda, PNB, etc. I think PSU बैंक ETF एक अच्छा एक्सपोजर है जो can have a small allocation in your overall banking allocation, and broadly I would say be overweight on the private banks. Overweight on private banks for CY24। अनुज जी, एक सवाल और यहाँ पर, कुछ थीम्स जहाँ पर बाजार का कन्विक्शन विद नंबर्स बढ़ रहा है। आपने न्यू ईयर ईव पर जितने भी जोमेटो ने डिलीवरी की थी वो सुना ही होगा, और आपका ये QSR सेगमेंट पर व्यू क्या है सर? अब इसमें सब कुछ इन्वॉल्व कर लेता हूँ मैं, देवयानी को इन्वॉल्व करता हूँ, जोमेटो को इन्वॉल्व करता हूँ, जुबिलेंट फूड्स को इन्वॉल्व कर रहा हूँ।
मैं बारबेक्यू नेशंस को इन्वॉल्व कर रहा हूँ, यहाँ पर आपका व्यू इस वक्त? So I will put all these names जो आपने नाम लिए, all these names, in fact ये पूरा जो सेक्टर है eating out space बोलते हैं हम लोग typically, eating out और the out of the kitchen eating, इसमें मैं बोलूँगा this is a part of our portfolio allocation trying to play out the urban consumption, and यहाँ पे I would say growth definitely बहुत strong होने वाला है, demand resilience is there. But I would say कि since आपने Zomato का नाम लिया, we have that in our portfolio. We have been holding it for a long time from a very low levels. काफी पैसा बना है for our investors. आज के दिन में भी अगर आप बोलूंगा 130-32 के भाव पे, I would say that we are very without looking at the price or looking at the price target from a more fundamental view, I would say that Zomato is definitely a big play on urban consumption and increasing wallet share in the existing users and getting the new users. So मैं बोलूंगा ये एक स्पेस है जो अर्बन कंजम्पशन जो मैंने थीम बोला उसमें डेफिनेटली एक बड़ा पार्ट हो सकता है, which is all this the fast food category, and I'm very bullish on it. पूरा स्पेस पर आपका नजरिया बुलिश है। बहुत बहुत शुक्रिया अनिरुद्ध हमारे लिए समय निकालने के लिए, एंड विल टॉक टू यू सून। थैंक यू। ये है फिलहाल बाजार पर राय मार्केट बिग वॉइस में अनिरुद्ध की। चलिए अब मार्केट पर वापस लौटते हैं क्योंकि मोमेंटम लौटा है। निफ्टी बैंक आपके सामने कुछ वॉलेटाइल, अभी भी 48,190, तो पॉजिटिव टेरिटरी में टिकने के बाद फिर फिसला, अब 9 पॉइंट नीचे। बेहद वॉलेटाइल है ये इंडेक्स। निफ्टी 60 पॉइंट ऊपर और मिड कैप इंडेक्स 117 अंकों की बढ़त पर कर रहा है कारोबार। अब डीलर्स कैसे देख रहे हैं इस पूरे एक्शन को, यतिन को जोड़ लेते हैं, फिर एसटीबीटी बीटीएसटी ट्रेड्स पर भी आएंगे। यतिन, तो हर्षदा कोई ऐसी पैनिक की बात नहीं है। आपने कहा ठीक है, वो फ्राइडे फिनोमिनन है, थोड़ी वॉलेटिलिटी है, मुनाफा वसूली हो रही है, लेकिन दो स्टॉक्स जहां डीलर्स अभी भी बुलिश है। सबसे पहले आईसीआईसीआई बैंक, यहाँ बीटीएसटी की सलाह दे रहे हैं। बहुत दिनों से स्टॉक एक टाइट रेंज में, क्योंकि एक बड़ी एफआई यहाँ बिकवाली कर रही थी डीलर्स के हिसाब से, और वो बिकवाली थम गई है। तो कहीं ना कहीं डीलर्स को लगता है कि यहाँ से आईसीआईसीआई बैंक में बीटीएसटी अगर आप ट्रेड करेंगे तो शायद 10 से 20 रुपए का एक अपमूव आ सकता है। तो करंट मार्केट प्राइस से लगभग 20 रुपए की अपसाइड डीलर्स देख रहे हैं क्विकली नेक्स्ट वीक के लिए, 1-2 दिनों में। और एसबीआई लाइफ, ये भी एक स्टॉक है जहाँ एचएनआईज काफ़ी एक्टिव है और पोजिशनली उनको लगता है कि 3 से 4% के अपमूव इस पर्टिकुलर स्टॉक में भी बनने चाहिए, और काफ़ी अच्छा ओपन इंटरेस्ट में एडिशन आपको दिखाई पड़ रहा है तेजी की तरफ। तो एसबीआई लाइफ और आईसीआईसीआई बैंक, ये दोनों फाइनेंशियल सर्विसेज कंपनीज पे डीलर्स आज बुलिश है। ओके, एसबीआई लाइफ और साथ ही साथ आईसीआईसीआई बैंक। एसबीआई लाइफ तो आई थिंक आज गाबा सर के रेडार पर भी था। 1475 का इन्होंने वैसे दिया था टारगेट, 1451 पर ये कर रहा है कारोबार। तो चलिए अब बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड्स लेना शुरू करते हैं। बताइए गाबा सर, क्या ट्रेड लेंगे आप? मुझे लगता है एलएनटी अच्छा लगता है मुझे। इस वक्त ट्रेड कर रहा है 3512 पर एलएनटी, स्टॉप होगा 3500 से 12 रुपए का एलएनटी का स्टॉप, टारगेट होगा 3550 टू हायर जोन्स। एलएनटी पर ध्यान देना चाहिए ऑन द लॉन्ग साइड। जेम एलएनटी, मैं अभी कुछ देर पहले कह ही रहा था कि 3500 पे यहाँ पे काफ़ी स्ट्रॉन्ग पुट राइटिंग हुई है। कुछ समय तक मेरे स्क्रीन पर पुट राइटिंग के सेट्स परसिस्ट कर रहे थे, स्ट्रॉन्ग मोमेंटम। मानस, आप क्या कैरी करेंगे? देखिए आईटी स्पेस पे ही ध्यान है। बिरला सॉफ्ट में अच्छा मूव देखने को मिल गया। अब आई थिंक टीसीएस में आप एक लॉन्ग ट्रेड लेके जा सकते हैं। टीसीएस के फ्यूचर की अगर बात करें तो ये 3743 के आसपास ट्रेड हो रहे हैं, वहां पर खरीदारी करेंगे। 3714 के स्टॉप लॉस से आप यहाँ पर खरीदारी कर सकते हैं। आई थिंक 3825 तक के टारगेट्स आपको टीसीएस के फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं। ओके, टीसीएस जेन फ्यूचर्स आप पकड़ेंगे। अच्छा, एक चीज़ याद रखिएगा, निफ्टी आईटी जहाँ पे आज क्लोज होगा, अगर मैं इस एक ट्रेजेक्ट्री को मान के चलूँ, अगर क्लोज होता है तो आज का इंट्राडे हाई 10 डे में ही रहेगा, बट स्टिल इट्स आई थिंक सेटिस्फैक्ट्री क्लोज फॉर निफ्टी आईटी। राजेश जी, आपका कैरी करेंगे? वीरेंद्र जी, देखिए मैं आज स्किप करूंगा। मुझे लगता है ज्यादा वोलेटिलिटी और कोई ऐसा पर्टिकुलर रडार पे नहीं आ रहा है। एक डाबर जो था मुझे अच्छा लग रहा था, बिरला सॉफ्ट और मानस जी ने कवर किया, तो लेकिन ऐसा नया कुछ नहीं मिल रहा है। आई वुड लाइक टू स्किप इट टुडे। ओके, तो सातपुची जी ने ले ली है छुट्टी बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड से। कविता जी, आपका क्या प्लान? देंगी ट्रेड? ट्रेड देंगे जिनका रिस्क एपेटाइट है। मुझे लगता है वहां श्रीराम फाइनेंस अपने 52 वीक हाई को ब्रीच करता हुआ दिखा है और इन्होंने डेली चार्ट टू यहाँ एक डाइवर्जेंस भी बनता हुआ दिखा है। मुझे लगता है यहाँ फर्दर स्ट्रेंथ बनते हुए दिख सकती है। 2230 2260 के प्राइस टारगेट के लिए श्रीराम फाइनेंस पर बाय ट्रेड इनिशिएट करें। 2130 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। 2130 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा। ओके, तो सात बजे जी ने ले ली है छुट्टी बीटीएसटी एसटीबीटी ट्रेड से। कविता जी, आपका क्या प्लान? देंगी ट्रेड? ट्रेड देंगे जिनका रिस्क एपेटाइट है। मुझे लगता है वहां श्रीराम फाइनेंस अपने 52 वीक हाई को ब्रीच करता हुआ दिखा है और इन्होंने डेली चार्ट टू यहाँ एक डाइवर्जेंस भी बनता हुआ दिखा है। मुझे लगता है यहाँ फर्दर स्ट्रेंथ बनते हुए दिख सकती है। 2130 का स्टॉप लॉस मेंटेन करना होगा।
ये फिलहाल श्रीराम फाइनेंस पर एक ट्रेड आपने दिया है। समित, बताइए क्या कोई ट्रेड है हाथ में? जी हाँ अर्शदा, शॉर्ट साइड पे ट्रेड है एशियन पेंट्स। लास्ट 3-4 दिनों से ये कंटिन्यूसली डिप्ट हो रहा है लोअर साइड पे, और आज उसमें वीकनेस दिख रहा है। फ्राइडे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के नीचे ये क्लोज भी दे रहा है कन्विंसिंगली, तो यहाँ पे 3385 के स्टॉप लॉस से शॉर्ट करने की सलाह होगी, और जो इमीडिएट टारगेट होगा वो 3300 का होना चाहिए। ओके, एशियन पेंट सेल है 3357 पर। मीनवाइल दो स्टॉक्स लिखे आइएगा। आज सुबह हर्षदा और मेरी बातचीत हुई थी बीएमएल की मैनेजमेंट से। स्क्रीन पे लिखे आइए 3117 डे हाई एंड इट्स अ करियर हाई फॉर बीएमएल। याद रखिएगा जो मैनेजमेंट ने बात कही थी हमसे, ये CY24 जो है वो एंड हो गया अप्रॉक्सीमेटली 14,000 करोड़ रुपए की ऑर्डर बुक के साथ, यानी फर्दर इंक्रीमेंटल जो ऑर्डर वो 2500 करोड़ से लेकर 30,000 करोड़ रुपए के एक्सपेक्ट कर रहे थे। मैंने एक प्रश्न पूछा था कि अगले 5 साल की विजिबिलिटी क्या है। अप्रॉक्सीमेटली 40,000 करोड़ के आसपास अगर आप देखें तो वो बिजनेस देख रहे हैं डिफेंस स्पेस से। तो एक स्ट्रॉन्ग मूव बीएमएल एट ऑल टाइम हाई। उसके बाद आप जोमेटो लेके आइए। मैं भी कुछ देर पहले अनिरुद्ध से प्रश्न पूछ ही रहा था कि आपका इस सेगमेंट पे क्या राय है, जिसको उन्होंने संबोधित किया ईटिंग आउट सेगमेंट। हालांकि ठंड इतनी है कि आप घर पे मंगाना ज़्यादा अच्छा समझेंगे, बट एट 134 हर्षदा जनवरी 2022 के बाद अब तक के हाईएस्ट क्लस्टर पे जोमेटो क्लोज होने की तैयारी करता हुआ हर्षदा। ठंड का असर देखिए। आई डोंट नो, ठंड का असर है, न्यू ईयर का असर है, लेकिन या फिर जनरल वीकेंड का असर है, लेकिन हाँ एक्शन तो बनता दिखाई दे रहा है। मेरे ख्याल में क्या हमारे पास वो बैन वाला अपडेट है प्रोड्यूसर साहब? चले कुछ देर में वो भी आपके लिए पेश करेंगे, क्योंकि 11 की हो चुकी है। अब देखते हैं वो लिस्ट कम होगी या फिर बढ़ेगी, उस पर नजरें होंगी हमारी। अच्छा, एक दो ट्रेड्स और लेकर आते हैं, जहाँ पर ये गाबा सर ने क्या ट्रेड दिया है वीरू? LNT इन्होंने बोला और आधे % की और तेजी आ गई, 3514 के लेवल्स पर पहुंच रहा है ये काउंटर, तो यहाँ पर बड़ा मूव आया है। बिल्कुल हर्षदा, और जब हम 4 का चौका में जा रहे थे उस टाइम मैंने बीच में उसको मार्क किया था, इसीलिए क्योंकि 3500 पे गजब पुट राइटिंग दे रहा है साहब। इसकी जरा 3500 की पुट लेके आएंगे। मैं आपको एक पुट कॉल पैरिटी दिखाता हूँ जरा। 3500 की पुट को देखिए और 3500 की ही कॉल को देखिए। एग्जैक्टली नए वीक के लिए ट्रेडर्स अपने आप को कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं और उनका माइंडसेट क्या है वो आपको दिखाएगा, ठीक है ना। एट द मनी पुट कॉल का जो डेल्टा होता है वो 0.5 प्लस माइनस होता है, और आप देखिए इसका आउटस्टैंडिंग वाई कितना है, 9240 ये ट्रेड कर रही है, 9240 पे कॉल है। आउटस्टैंडिंग वाई करीब करीब आप समझ लीजिएगा 6.3 लाख का है, और यहाँ पे थोड़ी शॉर्ट कवर हुई है। और जरा इसकी पुट रखिएगा स्क्रीन पे, पुट कितनी है, 5780 है, तो देख लीजिए आप। तो LNT 3519 पे पूरी स्क्रीन मेरी इस वक्त सिर्फ LNT से अगर आप देखें, ये देखिए कॉल का OI घटा, ओपन इंटरेस्ट पुट ऑप्शन में बिल्डअप हुआ और पुट राइटिंग और स्टॉक निकल गया। और मेरे ख्याल से 3522 ये LNT का नॉट एग्जैक्टली ऑल टाइम हाई क्लोज, बट यस मेरे ख्याल से 27 दिसंबर के बाद अब तक का सबसे बेस्ट क्लोज होगा इस स्टॉक के लिए। एक स्टॉक मैं और मार्क कर दूंगा जो कि एक बहुत अच्छी क्लोज के लिए बढ़ रहा है, याद रखिएगा, और क्लोज बहुत अच्छा है, दैट्स हिंद पेट्रो। समित मैं गलत तो नहीं हूँ, 421 ऑल्दो हाई शेडो थोड़ी सी वाइल्ड है, थोड़ा बेनिफिट ऑफ डाउट पर हमें देना पड़ेगा इस स्टॉक को। 421.35 क्या कैरी करने लायक लग रहा है आपको ये? देखिए HPCL में अगर बात करें तो ये स्टॉक में एक कंटिन्यूस हमने अपसर्ज देखी है, बट अभी कहीं ना कहीं अगर लास्ट 4 दिनों की एक्शन देखे तो जो स्टॉक में लोअर लेवल से तेजी होती है तो हाई लेवल से थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग भी हो रही है। तो यहाँ पे अभी जो नेक्स्ट पड़ा है उसका 430 का ये लेवल सरपास होने के बाद ही आपको एक फ्रेश मोमेंटम ये स्टॉक में दिखेगा। तब तक हमें लगता है कि प्रॉब्ली ये स्टॉक में मे नॉट बी प्राइस करेक्शन है, बट एटलीस्ट ये हायर लेवल पे थोड़ा कंसर्ट होते हुए दिख सकते हैं, जहाँ पे 430-35 एक रेजिस्टेंस और लो साइड पे 405 से लेके 400 का एक सपोर्ट बन गया। मेनवाइल LNT एक और हाई लगाता हुआ प्रकाश सर, बेहतरीन कॉल आपकी। अब आते हैं डेरिवेटिव सेटअप। डेरिवेटिव सेटअप क्या कहता है आपकी स्क्रीन पर? आई थिंक शुक्रवार फिर सोमवार मतलब हम ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो अब क्लोज कर रहे हैं इस सेशन। कल ये फिगर थी 100, उससे आधी है एज ऑफ नाउ, इट्स 51 बट 18 शॉर्ट कवरिंग। हालांकि याद रखिएगा शॉर्ट है, आज सिस्टम में शॉर्ट स्टॉक फ्यूचर्स में देखने को मिला है 68 शॉर्ट, लॉन्ग अनवाइंडिंग करीब 50 में।
कंसोलिडेटेड फिगर अप्रॉक्सीमेटली 50, 60, 70 है यहाँ पर, और 70 तो लगभग शॉर्ट ही हैं। तो ये आप कह सकते हैं कि डेरिवेटिव में पोजिशनिंग जो है वो इवनली पॉइज्ड है, स्लाइटली बेयर्स के हक में, बट इंडेक्स एटलीस्ट वैसा क्लोज नहीं हो रहा है। डेरिवेटिव इन जो ब्रेथ इन डेरिवेटिव्स है वो इवनली पॉइज्ड है। बिरला सॉफ्ट स्ट्रॉन्ग मूव, बालकृष्ण इंडस्ट्रीज, इन्फो एज, HCL मेरे ख्याल से इसने करियर का एक नया हाई क्रिएट किया। बायोकॉन स्ट्रॉन्ग मूव, सुबह भी आज हम बातचीत कर रहे थे इस पर, एक अच्छा ट्रेड पकड़ा था हमने यहाँ पर। और अदानी पोर्ट्स में शॉर्ट कवरिंग, अपोलो टायर्स, मेरे ख्याल से ये स्टॉक आज अपने ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ है और माइट बी क्लोज टू इट्स ऑल टाइम हाई। एम्फेसिस, गोदरेज प्रॉपर्टीज और हिंदुस्तान कॉपर एक बार फिर से यहाँ पे शॉर्ट कवरिंग देखने को मिली। और लेके आइए फिर यहाँ पे शॉर्ट बिल्डअप। श्री सीमेंट में करीब 5% की गिरावट थी, शॉर्ट बिल्डअप हुआ। बंधन बैंक शॉर्ट बिल्डअप हुआ और ये प्राइस है, नॉट एग्जैक्टली हुआ है। आरती इंडस्ट्रीज, नेस्ले और पिडिलाइट, इन सभी काउंटर्स में शॉर्ट बिल्डअप हुआ। और जहां तक लॉन्ग अनवाइंडिंग का सवाल है, ये लास्ट स्लाइड आपकी स्क्रीन पे आएगी। GNFC एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के बाद आज कोलैप्स हुआ थोड़ा सा। दरअसल फर्टिलाइजर्स और केमिकल्स में स्पेस में काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव देखा था मेन काउंटर्स में, RCF में देखा था, लेकिन आज वो सिंक हुए। AB फैशन, जी एंटरटेनमेंट और चोला में आज काफ़ी स्ट्रॉन्ग मूव। एंड लुक एट LNT 35-24। जी हाँ, अब इसने मन की मुराद सुन ली है। मेरे ख्याल से अगर ये इस प्राइस पे क्लोज होता है तो इट विल बी ऑल टाइम हाई क्लोज फॉर LNT। एक दो स्टॉक्स और मार्क कर देता हूँ यहाँ पर जहाँ पे तेजी आ रही है। अभी मैंने HPCL का जिक्र किया था, एक बार टिक बाय टिक चार्ट लेके आइए, वहाँ भी अभी करीब 422 के स्तर पे आता हुआ यहाँ पे अच्छा मूव है। और एक स्टॉक और जाते जाते मैं मार्क करूंगा, उसके बाद फिर हर्षिता के पास जाएंगे जहाँ पे अच्छा मूव आ रहा है। वो है, एक बार लेके आइएगा, नौकरी 5270 पे। इसका मीनिंग क्या है? 5270 पे अगर ये क्लोज होता है तो इसका मीनिंग ये है कि ये फरवरी 2022 के बाद के अब तक के हाईएस्ट क्लस्टर पे क्लोज होगा। मतलब एक मल्टी ईयर चैनल जो है वो बाइसेक्ट होने को तैयार है। मानस, इसका प्रोजेक्शन क्या बनता है? 5270 के ऊपर अगर क्लोज होता है तो मैं सिर्फ मंडे के लिए नहीं, मैं सिर्फ ट्यूसडे के लिए नहीं पूछ रहा हूँ, एक छोटे टाइम फ्रेम में इसका प्रोजेक्शन क्या बनेगा ऊपर की तरफ? देखिए, बेहतरीन चार्ट से और स्टॉक बिल्कुल तैयार है एक फ्रेश ब्रेकआउट के लिए। अगर ये 5300 5310 के ऊपर निकलेगा तो जो नेक्स्ट टारगेट होगा वो 5750 और 5800 की रेंज में होगा। तो बिल्कुल अभी भी खरीदारी करने के मौके दिखते हैं। करंट लेवल्स पे अगर आप एक पोजीशन ट्रेड ले रहे हैं तो आपके स्टॉप लॉसेस 5100 के नीचे रहेंगे। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए इन्फो एज पर ट्रेड। चले, आज फ्राइडे का दिन है तो खिलाड़ी नंबर 1 भी आपके लिए पेश कर देते हैं। एक इंटरेस्टिंग सत्र रहा। हरीश जुझारे ने स्ट्रगल किया इस हफ्ते पॉजिटिव रिटर्न दिखाने में, लेकिन नेगेटिव इतने भी नहीं थे। -1% का नेगेटिव रिटर्न। अमोल अठवले ने 7% की कमाई की और 11% से ज़्यादा के रिटर्न इस समय बनते हुए दिखाई दिए हैं अरुण कुमार मंत्री के। तो यही उभर कर आए हैं इस हफ्ते के विजेता, इस साल के पहले हफ्ते के विजेता अरुण कुमार मंत्री, और इन्होंने काफ़ी बढ़िया ट्रेड्स किए। अरुण, कॉन्ग्रेचुलेशंस। पहले तो इंडेक्स पर अब व्यू क्या बनेगा ये बताइए। थैंक यू अर्षदा जी। देखिए, अगेन सेम व्यू ही रहेगा जो सुबह शेयर किया था। 21,800 तक मुझे लग रहा है रेजिस्टेंस मार्केट लेना चाहिए। नीचे में 21,500 यही रेंज में ओवरऑल निफ्टी नजर आता है। तो मुझे लग रहा है कंसोलिडेशन में रहेगा, पर मिड कैप स्मॉल कैप अगेन वही काफी अच्छा करते हुए नजर आएंगे, तो वहीं पे नजर होनी चाहिए। वैसे भी अब नेक्स्ट वीक से मोस्टली कॉर्पोरेट अर्निंग शुरू होंगे, तो स्टॉक्स में ज्यादा एक्शन देखने को मिलेगा। जहां तक निफ्टी की बात है, 21,800 21,850 के पास एक माइनर हर्डल नजर आ रहा है। 800-850 के आसपास माइनर हर्डल है, लेकिन देखते हैं, धीरे धीरे करके लेंगे, धीरे धीरे करके कदम बढ़ाएंगे उन लेवल्स की तरफ। आपके कुछ स्टॉक्स जो खूब जमे हैं, उनमें एक EIH मुझे याद है, इसमें काफ़ी तगड़ा रिटर्न बनता दिखाई दिया था। फिर आपका एक और स्टॉक था जहां पर आपने अच्छी खासी कमाई की थी। ओवरऑल पूरा प्ले ये देखिए, हाँ, EIH, इरकॉन, GNFC, ये कुछ काउंटर्स थे। अब बताइए मुझे कि इनमें से कोई ट्रेड जो हमारे अगर दर्शकों ने लिया है जो कैरी किया जा सकता है? देखिए, BSE मुझे काफी अच्छा लग रहा है। अभी तक मूवमेंट आया नहीं है, 2300 के आसपास चल रहा है। नो डाउट आज चूंकि फ्राइडे है तो एग्जिट करना पड़ा, पर ओवरऑल स्टॉक मुझे लग रहा है अभी भी 70 से 80 रुपए ऊपर का मूवमेंट दिखा सकता है। तो BSE जरूर आप लेके चल सकते हैं। दूसरा एक स्टॉक जो कि मैंने शो में नहीं दिया है, पर बिरला सॉफ्ट मुझे लग रहा है ये स्टॉक मेरा आज रेडार पे भी था। मुझे लग रहा है ये स्टॉक नेक्स्ट वीक काफी अच्छा कर सकता है। तो BSE और बिरला सॉफ्ट दोनों में से किसी को भी कैरी करके जा सकते हैं। ओके, तो बिरला सॉफ्ट जैसे ट्रेड्स पर नजर रहनी चाहिए। इंटरेस्टिंग, और वो मोमेंटम वाला ट्रेड तो डेफिनेटली बना है आज के दिन। गुड लक अरुण, और बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए, खिलाड़ी नंबर 1 के लिए इस हफ्ते में। चलिए फटाफट से अब लेकर आते हैं आपके लिए ताज़ा हाल, और जाते जाते एक बार फिर किसी ने वो सेल बटन दबा दिया है। 110 पॉइंट नीचे निफ्टी बैंक
मोस्ट वॉलेटाइल सेशन, आज के आज ही इतने बड़े स्विंग्स देखने को मिले हैं और बिकवाली का आ रही है इंडसइंड बैंक में, कोटक में। HDFC बैंक थोड़ा सा रिकवर किया, फिर वो फिसला। ITC में कुछ सेल साइड की पोजीशंस बनती दिखाई दे रही। आखिरी 5 मिनट है। मानस, ITC में क्या हो रहा है? देखिए आईटीसी में एक प्रॉफिट बुकिंग का दौर दिख रहा है। अगर आप 60 मिनट चार्ट पे जाएंगे तो वहां पर आपको लोअर टॉप लोअर बॉटम दिखेंगे। शायद स्टॉक थोड़ा और करेक्ट होगा, मे बी 10 डे जो कि 467 है वो लेवल्स टेस्ट हो और उसके नीचे 20 डे मूविंग एवरेज जो कि 460 है वो टेस्ट हो। लेकिन मेरा समझना है कि क्योंकि ट्रेंड बहुत पॉजिटिव है, यहाँ पर बिकवाली करने की राय नहीं रहेगी। कोई करेक्शन देखने को मिले तो खरीदारी करनी चाहिए। ओके, तो ये फिलहाल आपके लिए ITC पर व्यू। अच्छा, एशियन पेंट पर तो एक कॉल दे दिया समित ने शॉर्ट साइड की तरफ, लेकिन अब डीवीज भी फिसल रहा है। जाते जाते यहाँ पर भी 1% का कट आया। राजेश जी, आप तो डीवीज जैसे स्टॉक्स रेगुलरली ट्रैक करते हैं जी। क्या दिख रहा है वहाँ? हर्षिता जी, देखिए स्ट्रक्चरली कोई डैमेज नहीं है, डीवीज का स्ट्रक्चर पॉजिटिव है और इनफैक्ट इसमें अगर आप लेवल की बात करें तो इट इज होल्डिंग वेल अबाउट 10 डे में, और इसका जो 10 डे में आता है वो करीबन मेरे हिसाब से 39.45 के आसपास आता है। फिलहाल ये 4000 के ऊपर ट्रेड हो रहा है, तो एक 40-50 पॉइंट का आप पकड़ के चलिए, एक डिप, एक माइल्ड प्रॉफिट टेकिंग आ सकती है, लेकिन वो एक बाइंग अपॉर्चुनिटी होगी। तो मैं इसमें बायर रहूंगा रादर सेलिंग डिवीज एट दिस लेवल। सो मैं थोड़ा वेट करूंगा, अगर मेरा लेवल मिले तो डेफिनेटली डिवीज में फिर से बाइंग करूंगा। सो फार्मा में मेरा बायस जो है वो पॉजिटिव है। अच्छा, L&T फिर से रिविजिट करते हैं क्योंकि L&T के लिए डेवलपमेंट आ रही है और नेटवर्क 18 के हवाले से अपडेट आ रहा है कि इंटरनेशनल रिपोर्ट सजेस्ट कर रही हैं कि L&T एक फ्रंट रनर के तौर पर आ रहा है। एक इनिशियल कंस्ट्रक्शन एग्रीमेंट सऊदी अरामको के साथ मेरे ख्याल में साइन करने वाले हैं। सऊदी अरामको का $5 बिलियन का एक टेंडर था विश्व के सबसे बड़े ऑफशोर ऑयल फील्ड के लिए, और दरअसल फाइनलाइज जल्द ही करेगा कि कंस्ट्रक्शन ये कौन सी कंपनी करेगी। उसमें L&T का नाम उभर कर आ सकता है, एक प्रेफर्ड बिडर के लिस्ट में ये शामिल है। 2.5% ऊपर बात करते करते ये वो वजह है कि जो रिपोर्ट्स लोगों ने पढ़ी हैं स्टॉक में जमकर खरीदारी की गई है। गावा सर, एक बार आप अपना टारगेट दोबारा दोहराएंगे प्लीज, क्योंकि 3552 के लेवल्स पर आ गया है, और क्या गुंजाइश है कि अब यहाँ से कुछ और बढ़ाया जाए टारगेट को? टारगेट तो अचीव हो चुका, अब 3600 का टारगेट होना चाहिए। स्टॉप होगा 3540 का, बस अब वो मिलना चाहिए 3600 के लिए। 1600 के लिए एक मौका। और ये है L&T के लिए अपडेट कि इंटरनेशनल रिपोर्ट्स कह रही हैं कि कंपनी एक फ्रंट रनर है सऊदी अरामको के एक बड़े $5 बिलियन के टेंडर के लिए। चलिए मार्केट पर आते हैं और क्लोज कहां पर आ रहा है वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। 57 अंकों की बढ़त पर निफ्टी 50 जाकर टिकता हुआ आपको दिखाई देगा। निफ्टी बैंक सबसे ज्यादा वॉलेटाइल इंडेक्स रहा है आज का, 80 से 90 अंकों की गिरावट पर जाकर टिक रहा है। निफ्टी IT लेकिन आज पूरे फॉर्म में था, 450 अंकों की बढ़त देखने को मिली, और सुबह में हम ये मेंशन भी कर रहे थे कि शायद निफ्टी IT बॉटम आउट हो चुका है, तेजी आनी चाहिए। अच्छा खासा भागा है ये पॉकेट। रियल एस्टेट कंपनियां, पावर स्टॉक्स, वो सारे आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे। इंडाइसेस की वहां पर क्या सिचुएशन बन रही है। रियल्टी के लिए एक फ्लैट दिन है। पावर कंपनियों के लिए खबर बड़ी, लेकिन स्टॉक ज्यादा हरकत में नहीं आए, तो वहां पर एक शांत क्लोज ही देखने को मिला है। ऑटो कंपनियां सुबह में अच्छे खासे फोकस में आई थी, लेकिन ऊपरी लेवल से यहाँ पर मुनाफा वसूली बनती दिखाई दी, और सिर्फ 76 पॉइंट की बढ़त पर ये इंडेक्स जाकर टिकता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये कुछ स्टॉक्स है जहां पर हमने देखा है, ये इंडाइसेस हैं। कुछ स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। एक तो सूला ध्यान में रखिएगा, 11-12% तक का इजाफा यहाँ पर आज इंट्राडे में देखने को मिला है। ये एक अच्छा मूवर था मार्केट का। हाल में हमने देखा एक बहुत जोरदार तेजी बनती दिखाई दी है। वायदे के टॉप गेनर्स में शामिल था स्टॉक का, 3000 पर क्लोज आ रहा है। यूबीएस की 3600 के टारगेट वाली रिपोर्ट पर। इंडस टावर में हमने देखा है ATC जो अपना बिजनेस पूरा बेच रहा है ब्रुकफील्ड को, भारत में जो टावर बिजनेस है, बेहतर वैल्यूएशंस पर सौदा हो रहा है। सेंटिमेंटल इंपैक्ट इंडस टावर पर आया, करीब 3% तक के गेन्स वहां पर बनते दिखाई दिए हैं। तो ये कुछ स्टॉक्स हैं जो खबरों में थे, जहां पर हमने देखिए अच्छी खासी एक्टिविटी। आज देखिएगा लोढ़ा का शेयर और डाबर इंडिया का शेयर। लोढ़ा का अपडेट ठीक ठाक था, डाबर इंडिया का ज्यादा बेहतर था। लोढ़ा फिसला, यानी कि मैक्रोटेक डेवलपर्स, डाबर करीब 0.5% के गेन्स पर जाकर टिका है। लेकिन एक बड़ा स्टॉक जो हम वॉच कर रहे थे वो था HDFC बैंक,
ये भी काफ़ी वॉलेटाइल, लेकिन क्लोज जो आ रहा है वो नेगेटिव साइड पर ही आ रहा है, 0.71% का डिक्लाइन इधर। चलिए लेकर आते हैं आपके लिए हीट मैप और आपको साफ दिखाई देगा कि ओवरऑल सिचुएशन क्या बन रही है। क्लोज पर 21,709 तो 21,700 पर वापसी निफ्टी दिखा रहा है और उसी के आसपास क्लोज देखने को मिलेगा। दबाव कहां से आया? ब्रिटानिया में, जेएसडब्ल्यू स्टील में, कोटक, यूपीएल 1% गिरता हुआ दिखाई दिया। आज आईटीसी लड़खड़ाया है, इंडसइंड बैंक जैसे काउंटर्स में भी दबाव देखने को मिला। एसबीआई भी नेगेटिव साइड पर क्लोज दिखा रहा है। आईसीआईसीआई बैंक करीब 0.5% ऊपर क्लोज फाइनली। एचयूएल में गेंस। एलएनटी टॉप ट्रेडेड काउंटर है आज का उस खबर पर कि शायद सऊदी अरामको से एक बड़ा ऑर्डर मिल सकता है। अदानी पोर्ट्स, टीसीएस जैसे काउंटर्स, टीसीएस, एलटीआई, माइंट्री, इन्फोसिस, विप्रो, ये वो पूरा आईटी पैक है जहां पर हमने देखा है अगले हफ्ते आने वाले नतीजों से पहले पोजीशनिंग बढ़ रही है। 21,705 पर निफ्टी 50 जाकर टिका है। ये है आपके लिए ताज़ा हाल क्लोज पर। चलिए अब लेकर आते हैं आपके लिए सीधा सौदा का अपडेट। अच्छा, उससे पहले वीकली दिखा दीजिए। 100 पॉइंट से ज़्यादा की गिरावट निफ्टी बैंक ने दिखाई। इस वीक सबसे ज़्यादा हरकत वाले शेयर अदानी पोर्ट, अदानी एंटरप्राइजेस। अदानी पोर्ट तो 12% ऊपर था, एंटरप्राइजेस 5% ऊपर। बजाज फाइनेंस अच्छा Q2 अपडेट। टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट 3% ऊपर और सन फार्मा में भी हमने देखा है तेजी की पोजीशंस बनती दिखाई दी है। नेस्ले इंडिया लूजर इसीलिए है क्योंकि ये स्टॉक स्प्लिट हुआ है, तो बाय डिफॉल्ट बार बार आएगा आपके सामने। आइशो मोटर्स, जेएसडब्ल्यू स्टील में हमने देखा है डिसेंट प्रॉफिट बुकिंग इस हफ्ते में बनती दिखाई दी है। मिड कैप्स में सन फार्मा, एडवांस रिसर्च, रिलायंस पावर छोड़ दीजिए और डिश टीवी में एक्शन। वैसे रिलायंस पावर की 16th एनिवर्सरी है फ्रॉम इट्स लिस्टिंग डे। चलिए सीधा सौदा का अपडेट अब आपके लिए लेकर आते हैं कि वहाँ पर किस तरह के ट्रेड्स आइडेंटिफाई हुए और क्या उभर कर आया है फाइनली। तो उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक 2.5% ऊपर, आईओसी 1.5% ऊपर, बजाज ऑटो, सीजी पावर ये गेनर्स थे। नीरज की टीम में यतिन के साथ मुकाबला। वारी रिन्यूएबल 10% के अपर सर्किट पर लगा। हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स, बीडीएल और आईआईएफएल फाइनेंस ये दूसरे तेजी वाले ट्रेड्स उभर कर आए हैं। जी हाँ, तो इसे कहते हैं निफ्टी बैंक तुझको देखा तो सावन के झूलों की याद आई, रंग लाई तो सिर्फ सूला रंग लाई। जी हाँ, ये शुक्रवार सूला विनियार्ड्स को बिलोंग करता है। डे हाई पर ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ। शुक्रवार को एक बार फिर से पूरा मंच मतलब आपसे विदा लेता है और हम फिर मुलाकात करेंगे सोमवार को सुबह सुबह। हर्षता, मैं, नीरज जी, अनुज और आशीष। तब तक के लिए नमस्कार एंड हैव अ नाइस वीकेंड।